रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो अब ये बताओ कि होमवर्क हमारा क्या था। पहले तो होमवर्क याद है तुम लोगों को? लास्ट क्लास में क्या होमवर्क दिए थे? प्रसन्न साहू और वीके रोहतगी। चैप्टर 1 2 दोनों करना था क्योंकि छोटे छोटे चैप्टर है, इसमें क्वेश्चन 20 10 क्वेश्चन ही थे एक साइड में। प्रसन्ना साहू वाला कितने लोगों ने ये किया है? जिन लोगों ने किया है वो बताओ। ये मैं नाम लेके पूछूं? 12th क्लास की एनसीईआरटी करी। अच्छा, 12th क्लास के एनसीईआरटी कर लेते हैं। एनसीईआरटी के सारे टॉपिक यही सब है वहाँ। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी, ये हो गया तुम्हारा। उसमें तुम्हारा रैंडम वेरिएबल भी है क्लास 12th में, तो पूरे किए होंगे तो, है ना? यस सर। चलो, तो ये कौन था? तुम्हारा नाम क्या है? अजीत? कौन बोल रहा था? वरुण। वरुण। सॉरी, वरुण। हाँ, तो तुमने किया। बाकी कोई जिन लोगों ने ये कंप्लीट किया है चैप्टर 1 2 साहू वाला? यस सर, मैंने। कौन? अमन? तो खत्म हो देना बाद में। सर चैप्टर 1 मैंने भी किया साहू का। साहू का चैप्टर 1 हो गया तुम्हारा, तो कोई डाउट नहीं यस चैप्टर सर। 1? कोई डाउट नहीं? हाँ सर, 1 मिनट देख रहा हूँ। लिख के रखो। 3 होमवर्क था, चैप्टर 1 2 साहू से, चैप्टर 1 वीके रोहतगी से, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैंने भेजे थे ग्रुप में, या तुम खुद भी ढूंढ के कर सकते हो वेबसाइट से। तो आज डाउट क्लास ही है, नहीं अब डाउट तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, क्वेश्चंस दिखाता हूँ, तुम करो ट्राई, वो है। चलो ऐसा करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं जो जैम में आए हैं। अच्छा, ऐसा कोई है जिन्होंने 1 2 दोनों कर लिया है? कोई भी एक सिंगल बच्चा ऐसा है जो चैप्टर 1 2 कर लिया है साहू का? दोनों मतलब तुमने ट्राई किया, एग्जाम्पल एक्सरसाइज सारे सॉल्व किए हैं तुमने दोनों? कोई नहीं। विके रोहतगी का चैप्टर 1 फिनिश किया हो कोई ऐसा है जो एग्जाम्पल एक्सरसाइज सॉल्व कर लिया हो विके रोहतगी का? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो तुमने किए नहीं होंगे, कोई क्वेश्चन मैं लेट आज दिन में भेजा था। भैया ऐसे रैंक नहीं आएगा, ठीक है ना? हमने पिछली बार 3rd रैंक दिया है, मुझे ऐसा लगता है 1st रैंक आएगा, लेकिन ऐसे ही रवैया रहा तो तुम लोगों में से बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, हमारे पास 130 बच्चे हो चुके हैं, मतलब 130 में टॉप 10 में इस बार 4 5 तो आएंगे, मुझे ऐसा लगता है। अब देख लो तुम हो कि नहीं हो, मेहनत नहीं करोगे तो नहीं होगे, है ना? क्योंकि हमारी कोई सेटिंग नहीं है आईआईटी में, मेहनत करोगे तो आएगा। चलो मैं क्वेश्चन शेयर करता हूँ, तुम लोग ट्राई करो। और होमवर्क सेम है, ठीक है? चैप्टर 1 2 प्रसन्ना साहू वाली, चैप्टर 1 विके रोहतगी, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी वाला जो मैंने भेजा था ग्रुप में। सर जैसे मैंने सर क्वेश्चन तो किए हैं, लेकिन जैसे एक एक्सरसाइज है तो उसमें से 20 से 30% ही हो पा रहे हैं। कोई बात नहीं, बहुत कर रहे हो तुम पहली बार में। हाँ सर, मेरा भी सेम। तो पूछो ना, बाकी 70% मुझसे पूछो, जो नहीं हो रहा है वो मुझसे पूछो ना। सर वो थोड़ा 70% में वो है जो शायद सिलेबस में नहीं है। हाँ, ये भी हो सकता है, क्योंकि बुक विके रोहतगी की बुक जाम के लिए नहीं लिखा है उन्होंने, तो इन जनरल लिखा है। वो बीएससी में भी चलती है, एमएससी में भी चलती है, और भी एंट्रेंस के लिए चलती है, तो उन्होंने हमारे जैम के लिए स्पेसिफिक नहीं लिखा है। मैंने कहा सिलेबस और प्रीवियस ईयर देख के तुम्हें आइडिया लगेगा कौन से क्वेश्चन करने कौन से नहीं करने। तुम मुझसे पूछोगे तो मैं बता दूंगा ये करना है ये नहीं करना है, तो ट्राई यस सर, सारे यही है। हम्म। सर यही है कि पहले प्रीवियस ईयर देखने पड़ेंगे, फिर पता चलेगा कि लेवल कैसा है उस चलो हिसाब आज से। सिर्फ प्रीवियस ईयर करते हैं, ओके नो प्रॉब्लम। पहले प्रीवियस ईयर देख लो, उसके बाद हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे रोहतगी और ये, ठीक है? सर मैं अभी कल ज्वाइन किया हूँ तो मुझे अभी तो कुछ आइडिया नहीं है कैसे कैसे करना है। ओके ओके, आइडिया नहीं है तो एयरटेल ले लो, ठीक है? किसी बच्चे से दोस्ती करो और उससे जाके पूछो। ग्रुप में इतने सारे इन्फॉर्मेशन सही सर लिखते रहते हैं, तुम्हें गूगल ड्राइव का लिंक मिला है? जी तो उसमें देखो सारी इन्फॉर्मेशन है। जी ओके सर। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम अभी ज्वाइन किए हो तो उसमें 4 क्लास हुआ है, ठीक है? मेरा जी 4 क्लास, मेरा 4 क्लास सही सर का हो गया, ठीक है? तो उसके लिंक अवेलेबल है, गूगल ड्राइव में अवेलेबल होगा, यूट्यूब का लिंक जहाँ पे वीडियोज है ना? यस सर। तो वो जाके देख के कंप्लीट कर लो। नोट्स जो मैं लिखाता हूँ आईपैड पे, वो नोट्स अवेलेबल है, ग्रुप में भी होगा, नहीं तो वहाँ भी अवेलेबल है ड्राइव पे। और क्या ओके है, बुक का पीडीएफ गूगल पे टाइप कर लो, अवेलेबल है। तो किसी लड़के से दोस्ती कर लो ना, इतने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में लोग हैं, किसी से पर्सनली चैट कर लो, है ना? सब हेल्प कर देगा, ठीक है? सब हेल्पफुल होगा। किसी से हेल्प मांग लो कि भैया क्या क्या करना है, जो पहले ज्वाइन किया है उससे पूछ लो, वो बुक भेज देगा, तुम्हें नोट्स भेज देगा, बता देगा क्या कैसे करना है। ओके,
ओके सर। पर हमने अभी कुछ किया नहीं है, जो अभी तक प्रोबेबिलिटी पढ़े वो क्लास 12th में भी है, 11 12th वाला ही किया है। इसी में 2-3 क्वेश्चन जैम में आते हैं उसी लेवल पे, जैसे देख लो ये सब क्वेश्चन है, ट्राई करके देखो। ये जो है यही वाला पीडीएफ है जो मैंने तुम्हें भेजा था ग्रुप में आज, तो ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही है जैम के, तो ट्राई करो। कहाँ से स्टार्ट करें? कुछ चीजें नहीं होंगी जो तुम्हें नहीं पढ़े होंगे, बट सर 19th जो का इजी सर क्वेश्चन सी है। चलो सी है 19 करो, 19 क्वेश्चन सब लोग ट्राई करो, ठीक है। अब बताओ क्या आएगा। सर सी। सी, बाकी लोग सबका सी आ रहा है? सर करके देखते हैं। क्या बोला है? अ पैकेट कंटेन्स 10 डिस्टिंग्विशेबल मतलब डिफरेंट फायर क्रैकर्स आउट ऑफ व्हिच 4 आर डिफेक्टिव। If 3 firecrackers are drawn at random without replacement from the packet, then the probability that all 3 firecrackers are defective. ठीक है, तो 4 डिफेक्टिव है, 6 ठीक है, उसमें 3 तुमने ड्रॉ किया, तीनों डिफेक्टिव आ गया। ओके, कैसे आया बताओ? सर वो पहले की प्रोबेबिलिटी तो होगी 4/10 हाँ इंटू 3/9 क्योंकि एक कम हो गया, ओके फिर इंटू 2/8। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा 4/10 बोल रहे हो, इंटू में दूसरे वाला 3/9 और तीसरे वाला 2/8। कितना आ गया कैलकुलेशन करके? 3 सर। क्या 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 1/30। मतलब 1/30 आ गया। ओके Yes. ओके, तो ये एक तरीका था। दूसरा तरीका कोई बताना चाहेगा? ये 1 by 1 हमने देखा है, अगर साइमल्टेनियसली ड्रॉ कर रहे हैं तो 4C3 वाला। So, 4C3/10C3। हाँ तो करो सॉल्व, ये आंसर आएगा। ठीक है, 4C3/10C3, इसका भी आंसर सेम आएगा। इसे सॉल्व करके देखो, ये आंसर 1/30 आएगा। ठीक है, देखो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं बच्चे वाले। यहाँ बगल में मैथ्स की बच्ची बैठी है जिसका रिसर्च एरिया अलजेब्रा है, उसको भी पता है। तो 19th क्वेश्चन में किसी को डाउट है? कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ आ रहा कैसे हो रहा है? 2 मेथड हमने बताए कि लाइक हमारे पास है ना, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, एनसीआर में कॉन्सेप्ट होता है कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट होने चाहिए और विदाउट रिप्लेसमेंट होना है, तभी एनसीआर लगा सकते हो तुम। तो ये था, अगर विथ रिप्लेसमेंट होता तो फिर एनसीआर वाला फॉर्मूला काम नहीं करता, फिर यही वाला जो हम कर रहे थे उससे ही होता सिर्फ। ओके, तो कोई है जिसको लगता है कि डाउट है अभी भी इसमें, तो नेक्स्ट करो, नहीं है तो ट्राई दिस 55 नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। ये बेस थ्योरम पे है, ठीक है। मेरा इसको देखो खा ले। 55 का आंसर क्या होगा? ट्राई करो, पहले आराम से ट्राई करो। और मैंने तुम्हें जो ग्रुप में भेजा है यही सब है, उसमें आंसर लिखे हुए हैं, यहाँ आंसर नहीं है। ग्रुप में जो भेजा उसमें आंसर्स लिखे हुए हैं ना रेड कलर से, तो यही आंसर्स हैं। बताओ। सर कर रहा हूँ। ठीक है, ट्राई करो आराम से, सब लोग ट्राई करो, होगा नहीं हो कोई बात, बस ट्राई करो। और ये सब प्रीवियस ईयर है, एक बार आइडिया भी तुम्हें लग जाएगा क्या क्या पूछा जा रहा है ना, किस तरह क्वेश्चंस हैं। और क्लास के बाद इसको फिनिश करना है, इसमें 56 क्वेश्चंस हैं, तो कुछ क्वेश्चन गलती से रैंडम वेरिएबल का भी आ गया है, तो नहीं होगा तो टेंशन मत लेना, पूछ लेना नेक्स्ट क्लास में। बट इसको आज रात को सोने से पहले कंप्लीट कर लेना, चाहो तो 4 बजे जाकर सो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दिन में नहीं किया तो रात में करो। बट इसको आज खत्म करना आप क्लास के बाद, या कल सुबह उठ के कर लेना, ये भी चलेगा, लेकिन नेक्स्ट क्लास तक सबका पूरा ये पीडीएफ सॉल्व हो जाना चाहिए, मतलब ट्राई कर लेना चाहिए। सॉल्व नहीं होगा तो मैं हूँ, बट सारे क्वेश्चन ट्राई हो जाना चाहिए। 7/31
चलो 7/31, अब पता नहीं आंसर क्या है, मुझे भी अभी याद नहीं है ना, तो बताओ जी और लोग। 7/125 आ रहा है। कोई बात नहीं, 7/125 आ रहा है। देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तुम मेहनत करोगे पूरे साल, जैसे जो जो होमवर्क दिए जा रहे हैं, अगर वो तुम करते गए तुम, तो तुम्हारा भी टॉप 10 में नाम आएगा, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि तुम ऑनेस्टली मेहनत करोगे तो तुम्हारा रिजल्ट ऑनेस्ट आएगा, तुम टॉप करोगे। लेकिन ज्यादातर बच्चा करता नहीं है, तुम खुद देखना। जैसे आज होमवर्क दिया, एक बच्चा कंप्लीट नहीं कर पाया, तो इसका क्या मतलब है? कोई उसको कोई डिजर्व नहीं करता है कि तुम टॉप रैंक लाने को डिजर्व नहीं करते हो। अगर कोई किया होता तो वो डिजर्व करता है, तो तुम अपडेटेड हो, तुम सिंसियर हो। लेकिन नहीं, किसी ने नहीं किया, बुक मैंने बताए नहीं थे, तो पीडीएफ में है, मैंने अलग से भेजा था, आज फिर भेजा था। तो कोशिश करो टाइम पे खत्म हो जाए, क्योंकि होमवर्क कभी कम नहीं होगा। जैसे क्लास होती रहेगी होमवर्क बढ़ता रहेगा, तो वो तुम्हारे पास फिर बोझ बढ़ता चला जाएगा होमवर्क का, अगर तुम हर क्लास में अपडेट नहीं करते हो तो। ये चीज है, तो कोशिश करो जितना हो सकता है ज्यादा ज्यादा। एटलीस्ट हमारे यहाँ तुम बेस्ट बच्चे रहे ना, तो भी तुम्हारा रैंक टॉप 10 में आएगा। हमारे पास अगर 130 बच्चा है, उसमें तुम अगर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, तो तुम्हारा रैंक टॉप 10 में आएगा। क्योंकि यही बच्चे हैं जो सिंसियर है, बाकी जो बस फॉर्म भरते हैं। जो कोचिंग ज्वाइन कर रखा है, ये थोड़े तैयारी भी कर रहे हैं, थोड़ा बहुत इनका हो रहा है किसी बहाने। बाकी या तो घर बैठ के कर रहा है, या फिर वैसे ही एग्जाम दे देगा बस। तो हमारे यहाँ तुम हो, अपडेटेड हो, कंसिस्टेंट रहोगे, तैयारियां हो रही है, तो यूं ही तुम्हारा अच्छा रैंक आ जाएगा। बस हमारे साथ तुम करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। डाउट के लिए हमेशा वेलकम है तुम्हारा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन क्लास 12 में भी है, एनसीईआरटी 13.3 एक्सरसाइज। सर 15/19 आ रहा। ओके, 15/19, कोई बात नहीं, ट्राई करो। मैं सॉल्व करूं कि थोड़ा और वेट करें? 7/31, हाँ वो तो लिख दिया था, ठीक है, चैट में आया हुआ है। चलो अब करते हैं, ज्यादा वेट नहीं करेंगे, एक क्वेश्चन पे मैक्सिमम 3-4 मिनट। तुम बता देना 3-4 मिनट हो जाए तो, ऐसा नहीं कि मैं बैठ के 20 मिनट वेट ही कर रहा हूँ, है ना। तो बाकी टाइम तुम्हारे पास है, घर पे आराम से करो। चलो यहाँ करते हैं, तो उसके लिए मुझे क्वेश्चन दिखना चाहिए। ओके, तो लोगों का आ रहा है 7/31, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ना मुझे फोन में खोलना पड़ेगा ना, तुम भी ओपन कर सकते, तुम्हारे पास 2 डिवाइस अगर है तो। सो कौन सा क्वेश्चन है? 55 था ना। तो ये कह रहा है कि एन ओके, सो इसमें क्या बोल रहा है कि इन एन इथनिक ग्रुप ना 30%, यही वाला क्वेश्चन कर रहे थे ना 55, है ना।
यस Yes, सर। sir. ओके ओके, तो देखिए in an ethnic group 30% of the adult male population is known to have heart disease. मतलब heart disease कितने लोगों को है? 30% को है। ओके, और टेस्ट इंडिकेट्स, तो कितने परसेंट हार्ट डिजीज नहीं है? नो हार्ट डिजीज ऐसे लिख देता हूं मैं। सो कितने परसेंट लोगों को हार्ट डिजीज नहीं होगा इस केस में? 70%। 70%। ओके, अब नेक्स्ट लाइन है कि अ टेस्ट इंडिकेट्स हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल इन 80% ऑफ द अडल्ट मेल्स विथ हार्ट डिजीज। अब देखो बोल रहा है कि हाई कोलेस्ट्रॉल इफ है ना, या विथ, वही इफ गिवन है, विथ मतलब गिवन है तुम्हें, विथ हार्ट डिजीज एचडी है ना, एचडी वो वीडियो वाला नहीं है। सो हाई कोलेस्ट्रॉल है ना, विथ एचडी मतलब हार्ट डिजीज लिख देता हूँ वरना बच्चे गलत समझ जाएंगे। हार्ट डिजीज है ना। सो कितने परसेंट है? 80%। और फिर बोल रहा है आगे, बट द टेस्ट ऑल्सो इंडिकेट्स हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल in 10%. so high cholesterol है ना, with no heart disease, जिसको हार्ट डिजीज नहीं है, नो हार्ट डिजीज, उनमें भी 10% को दिखा रहा है कि ये हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है। ओके, with no heart disease, then the probability that a randomly selected adult male from this population does not have heart disease, क्या चांस है हार्ट डिजीज नहीं है, गिवन दैट टेस्ट इंडिकेट्स हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल। तो भैया जब भी गिवन वाला सिचुएशन हो तो क्या था, पहले तो मैं लूंगा E1 पार्टीशन E2 और इवेंट A, जैसे हमने लास्ट क्लास में किए थे। सो A है गिवन क्या है? टेस्ट इंडिकेट्स हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, टेस्ट इंडिकेट्स है ना, ये टेस्ट इंडिकेट्स यहाँ कर रहा था, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल। और E1 आपका क्या क्या दो पॉसिबिलिटी है, या तो हार्ट डिजीज में है या नहीं है, इधर ना हार्ट डिजीज है या नहीं है। E1 होगा पर्सन हैव या हैज हार्ट डिजीज, जो सिलेक्ट हुआ, या दूसरा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि पर्सन डज नॉट हैव हार्ट डिजीज। ओके, ये समझ आ रहा है कैसे हम डिवाइड कर रहे हैं? अब क्वेश्चन ये है, तो पूछा क्या गया मैथमेटिकली, बताओ मुझे कोई E1 E2 A के टर्म में क्या पूछा है हमसे? Probability of E2. E2 upon A. E2 अपॉन A, और ये आप लोग जानते हैं क्या क्या पार्टीशन है, तो बेस थ्योरम लगाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी A गिवन E2 होल अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 A गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 A गिवन E2। ठीक है, तो अब क्या करो, पुट कर दो, सब कुछ तो पता ही है आपको, क्वेश्चन में दे रखा है। क्या चांस है E2 का? E2 मतलब हार्ट डिजीज होगा किसी पर्सन में, इसका क्या चांस है जी? बोलो। 11/10. 30/100, 30%। ठीक है, नो प्रॉब्लम, यहाँ मैंने वैसे लिखा हुआ है इसलिए बोल रहा हूँ। सो हार्ट डिजीज होने के चांस है 30%, लिखा हुआ है क्वेश्चन में। अब अगर हार्ट डिजीज है तो क्या चांस है कि उसका हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल दिखाएगा टेस्ट? सो हार्ट डिजीज है तो हाई कोलेस्ट्रॉल है 80%, सब डाटा क्वेश्चन में ही है, अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी ना। तो देखो Sir, E2 तो 10% था ना, person does not have heart disease. नहीं, ये था हाई कोलेस्ट्रॉल का चांस क्या है अगर हार्ट डिजीज नहीं है, ऐसा था। हाँ तो हार्ट डिजीज नहीं है सर, वो तो 70/100 होगा ना। हाँ सर, तो वो तो 70 नीचे आएगा ना। अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया, ओ सॉरी आया, हमें तो E2 चाहिए था। ओ ओके, Yes, sir. नॉट हार्ट डिजीज, हाँ ये मैंने गलती लिख दिया, क्योंकि E2 हमने तो ये लिया ना, पर्सन डज नॉट हैव हार्ट डिजीज,
ये है पर्सन डज नॉट हैव हार्ट डिजीज, वो मैं करेक्ट करता हूँ, ये था पर्सन डज नॉट हैव हार्ट डिजीज। तो हाँ ठीक है 70 होगा, ये मैंने गलती किया है। सो 70 और और सर वो 80 की जगह 10 होना चाहिए शायद। हाँ वो मैं E1 की निकाल दे रहा हूँ गलती से ना। अब दोबारा देखते हैं। तो E2 का मतलब क्या हुआ, पर्सन डू नॉट हैव हार्ट डिजीज। ओके मैं हार्ट डिजीज को काउंट कर रहा था, हार्ट डिजीज नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, क्या चांस है 70%। ओके 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 सॉरी, सो 70%। और अगर हार्ट डिजीज नहीं है तो क्या चांस है कोलेस्ट्रॉल लेवल होगा, तो 10%, मतलब कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होगा। फिर नीचे वही E1 मतलब क्या चांस है किसी पर्सन में हार्ट डिजीज है। क्वेश्चन ढंग से करो, पहले लाइन में लिखा है कि किसी पॉपुलेशन में हार्ट डिजीज होने के चांस कितना है 30%, तो ये है ना 30%। और अगर अब इसी को ना लिख लेते हैं यहाँ पे 30%, अगर हार्ट डिजीज है तो क्या चांस हाई कोलेस्ट्रॉल का 80%। और दूसरा सेम चीज, हार्ट डिजीज नहीं होने के चांस है 70%। हार्ट डिजीज नहीं है तो क्या चांस है कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होगा, तो ये सिर्फ 10%। कर लो कैलकुलेशन अब। तो मतलब मेजोरिटी में मुझे आंसर यही दिख रहा था, मेजोरिटी में क्या आंसर था, ज्यादातर लोगों ने चैट में 7/31 भेजे हैं, क्या यही आंसर है? सिंप्लीफाई करो आप लोग। यस सर सही है। ओके तो बाकी लोग जो गलती कर रहे हैं उनको सुधारो, देखो कहाँ गलती हो रही है। इसके लिए बेस थ्योरम के क्वेश्चन क्लास 11 12 के एनसीईआरटी से कर दो, उससे कॉन्फिडेंट हो जाओगे, ऐसे ही क्वेश्चंस वहां हैं क्लास 12 में। ओके तो चलो आगे बढ़ते हैं। फाइन, किसी को पूछना है इसमें कुछ? मतलब हाँ ना बोलो भाई, डाउट है किसी को? नो सर। हाँ चलो आओ, तो यहाँ पे ये हमारा हो गया 19 किया हमने, 55 किया। चलो ये ट्राई करो, इन अ प्रोडक्शन लाइन 47 ट्राई करो। In a production line of factory, each packet contains 4 items. Past record shows that 20% production items are defective. A quality manager inspect the item for this. Actually ये बाइनोमियल हमने नहीं पढ़ा, क्लास 12 में बाइनोमियल है, तो उस पे भेज रहे हो तुम, चाहो तो मैं एक बार थ्योरी बता देता हूँ ताकि ये बाइनोमियल पे ही आई थिंक। जैसे क्लास 12 वाला बाइनोमियल बता देता हूँ, जो क्लास 12 में तुम लोगों ने बाइनोमियल पढ़े होंगे वो एक बार बस एक्सप्लेन करता हूँ। जिन लोगों ने एनसीईआरटी करा है तो उनको पता है कि इस तरह क्वेश्चन कैसे करने हैं। जैसे बाइनोमियल हम डिटेल में डिस्कस करेंगे यहाँ पे जो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, लेकिन अभी क्लास 12 में जो बाइनोमियल था उसकी बात करता हूँ। तो वहां क्या होता था क्लास 12 वाला बाइनोमियल में कि एक्स रैंडम वेरिएबल है, ये मैं ये मान रहा हूँ कि तुमने क्लास 12 पास किया है सब लोगों ने, ठीक है ना, बिना ऐसा तो कोई होगा नहीं, तो तुमने प्रोबेबिलिटी वहां पढ़े होंगे, तो उसमें रिवाइज करा दे रहा हूँ ताकि इस तरह क्वेश्चन तुम कर लोगे। सो एक्स वहां होता था नंबर ऑफ इन जनरल सक्सेसेस इन n ट्रायल्स। तुमने कोई एक्सपेरिमेंट n टाइम किया तो हर ट्रायल के दो पॉसिबिलिटी है, हर ट्रायल में दो पॉसिबिलिटी है, सक्सेस या फेलियर, जिसको बर्नौली ट्रायल बोलते थे। अब एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ, पढ़ लेना 11 12 का, मैं कई बार रिपीट कर चुका लाइन, ये सब वहां पे ये टर्म्स हैं, बर्नौली ट्रायल क्या होती है। तो वहाँ कंडीशन था कि लाइक ट्रायल नंबर फाइनाइट होने चाहिए, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हर बार सेम रहनी चाहिए, और हर ट्रायल इंडिपेंडेंट है। तो ये कुछ रेस्ट्रिक्शन है वहां पे। सो नंबर ऑफ सक्सेस इन एन ट्रायल्स, एन क्या होता है, एन इज द नंबर ऑफ ट्रायल्स, ऊपर भी लिख दिया ऐसे मैंने। स्मॉल पी एक आता है वर्ड, तो बताना चाहेगा स्मॉल पी का मतलब क्या होता है बाइनोमियल में? व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस? Probability of success, sir. इन हाउ मेनी ट्रायल्स? One इन वन ट्रायल, सिंगल ट्रायल, हमने एन टाइम ट्राई किया है। हाँ तो यह प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन वन ट्रायल या ईच ट्रायल, क्योंकि हर ट्रायल में प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी तभी बाइनोमियल लगा पाओगे। तो विथ रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन में ही लगता है, जहां विदाउट रिप्लेसमेंट होगा वहां नहीं लगा सकते बाइनोमियल तो, क्योंकि वो हर बार सक्सेस प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी विदाउट रिप्लेसमेंट में। तो Q तुम्हें पता है 1 - P, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर हो जाएगा, बस सक्सेस की जगह फेलियर है, जो हम Q लेते थे। ये है आपका सक्सेस। कोई नहीं, मेरे कुछ दिनों में तुम मेरी राइटिंग पढ़ने लगोगे, शुरू में दिक्कत होता है ना, तुम बिल्कुल एक
दवाई दुकान भी खोल सकते हो, मेरी राइटिंग पढ़ लिए तो फिर तुम डॉक्टर की राइटिंग भी पढ़ लोगे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इन ईच ट्रायल। ओके, अब क्या होता है, कोई और टर्म है नहीं। अब प्रोबेबिलिटी x बराबर r, मतलब क्या चांस है कि r नंबर ऑफ सक्सेस मिलेगा तुम्हें, है ना, क्योंकि तुमने n टाइम ट्राई किए तो x की पॉसिबल वैल्यू हो सकती है 0 1 2 कहां तक, n तक, कि तुमने n टाइम ट्राई किया ना, तो हो सकता है एक बार भी सक्सेस ना मिले, उस केस में x 0 है। हो सकता है एक बार तुम्हें सक्सेस मिला, बाकी n-1 टाइम फेलियर मिला, तो वहां x की वैल्यू 1 है, जितनी बार सक्सेस मिला वो x। तो हम पूछ रहे हैं क्या चांस है r टाइम सक्सेस मिलेगा, बताओ जी कोई फॉर्मूला इसका। NCR की सर पावर NCR r बाय m r ना सर। QN माइनस r। हाँ ठीक है, और r यहाँ वैल्यू कुछ भी हो सकता है 0 1 2 n तक। तो ये क्लास 12th में था, बस मैंने रिवाइज करा दिया तुम्हें, तो इसको यूज करना अगर जरूरत पड़ी तो। फाइन, लिखना चाहो तो लिख लो। चलो अब आओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा ये है, ट्राई करो, मैंने रिवाइज करा दिया। ट्राई करो, 3-4 मिनट हो जाए तो कोई याद दिला देना, फिर मैं कर दूंगा। इतना वेट नहीं करेंगे, 10 मिनट, ठीक है, मैक्सिमम 5 मिनट मैक्सिमम, तो याद दिलाना। करो, ट्राई करो। कौन सा क्वेश्चन, 47। इसका भी आंसर नहीं आया अभी तक। ओके, तो एक आंसर आया 48/125। ओके,
चलो मैं करता हूँ, कोई और आंसर नहीं आ रहा किसी का। सर 213 अपॉन 265। ओके रुको, तो अलग अलग आंसर आ रहा है। एक का आया, ये आया था 48 अपॉन 125, हाँ ए ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या है जी, बताओ दोबारा। 213 अपॉन 265। 265। एनीवन एल्स? सर 16 अपॉन 225। 16 अपॉन 225। 12 upon 125. 10 अपॉन 125, राइट? यही 12. 12, ओके। 12 अपॉन 125। चलिए अब सॉल्व करते हैं। और किसी का ई ऑप्शन भी आ रहा है? देखो तो उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा क्वेश्चन इसमें। ओके तो हमने ये कर दिया। सो ये क्वेश्चन है ना, पता नहीं साल तो मुझे पता नहीं, जो भी है 55 उसमें है। तुम नंबरिंग कर लेना, क्वेश्चन नंबर रिपीट भी होता है। तो ये 47 है उसका किसी साल में 47 रहा होगा। तो इन अ प्रोडक्शन लाइन ऑफ अ फैक्ट्री, है ना, ईच पैकेट कंटेन 4 आइटम्स। ईच पैकेट, ठीक है, एक पैकेट में 4 आइटम। Past record shows that 20% of the product item are defective. If तो probability of defective, कोई एक आइटम डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव आइटम is 20%. So probability of not defective का क्या होगा जी? 80/100 हो जाएगा। 80/100, ओके। कोई प्रोडक्ट आपका डिफेक्टिव है तो 20/100, नॉट डिफेक्टिव 80/100। अब a quality manager inspect each item in a packet and approves the packet for shipment if at most one item in the packet is found to be defective. अब देखो पहले तो मैं प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं कि 1 पैकेट इज अप्रूव्ड, पहले इसका निकाल लेते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ जी, इसको जरा मीनिंग निकालो। कोई एक पैकेट अप्रूव होने का क्या चांस है, इसका क्या मतलब आइटम के टर्म्स में क्या हुआ? No item is defective. नहीं, क्या लिखा है इसमें, देखते रुक जाओ। लिखा है X equals to 0 and 1. हाँ एक मिनट, जैसे बोला कि ईच आइटम प्रूव्स द पैकेट शिपमेंट इफ एटमोस्ट वन आइटम, एटमोस्ट वन, ज्यादा से ज्यादा एक आइटम अगर डिफेक्टिव है तो अप्रूव हो जाएगा। मतलब या तो एक भी डिफेक्टिव ना हो या एक डिफेक्टिव हो तो चलेगा। मतलब ये बोल रहा है कि कोई आइटम उनमें से या तो एक भी डिफेक्टिव ना हो 4 में से, या एक डिफेक्टिव रहेगा तो अप्रूव हो जाएगा सेल के लिए, ठीक है, शिपिंग मतलब आगे भेज देगा वो। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लो x मान लेता हूँ कि x में अभी रैंडम वेरिएबल है, आगे इंट्रोड्यूस करूंगा दोबारा, बस क्लास 12 में तुमने देखा है तो उस बेसिस पे मैं अभी थोड़ा बहुत यूज करता हूँ। तो क्लास 12 मैथ्स वाले लोगों ने भी किया है तो वो भी मैं अज्यूम कर रहा हूँ। ओके सो x इज, मैं लाऊं, चलो नंबर ऑफ डिफेक्टिव की बात कर रहा हूँ, ठीक है, x में लेता हूँ नंबर ऑफ डिफेक्टिव, नंबर ऑफ डिफेक्टिव ऐसा मान लिया। तो बोल रहा है कि डिफेक्टिव एटमोस्ट 1 होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एक डिफेक्टिव चलेगा। ओके कितना आइटम हमारे पास है, 4 है, और चारों चेक करेगा वो, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ठीक है, चारों आइटम चेक करेगा वो। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स 4 हो गए। और x, इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी एट x0 एंड प्रोबेबिलिटी एट x1। ऐसे x नहीं यूज करेंगे तो भी हो जाएगा बिना x करे भी, लेकिन मैं समझाने के लिए ना, वरना सोचते हैं हम क्या चांस है कि एक भी डिफेक्टिव नहीं है। तो मैं बाइनोमियल नहीं यूज करता हूँ, ऐसे तुम्हें मैं ईच आइटम के साथ समझा देता हूँ बिना बाइनोमियल यूज किए। कर सकते हैं बाइनोमियल यूज, अभी नहीं कर रहा। तो x0 का मतलब है कि उन्हें 4 आइटम है, चारों चेक किए और एक भी डिफेक्टिव नहीं निकला,
तो इसका मतलब क्या है जी, चारों सही है, नॉट डिफेक्टिव। तो पहला आइटम नॉट डिफेक्टिव होने का क्या चांस है? मैं अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ, 80/100. 80/100। सिमिलरली सेकेंड नॉन डिफेक्टिव 80/100, थर्ड नॉन डिफेक्टिव 80/100, फोर्थ नॉन डिफेक्टिव 80/100। सो पावर 4 हो गया। पहला एंड मतलब मल्टीप्लाई। सो सर नंबर ऑफ ट्रायल्स 3 है इसमें, मतलब 3 ही बार लिया, चेक तो हम 3 ही कर रहे हैं ना, तो तीनों बार हम सक्सेस चाहते हैं, तो 80/100 की अरे पावर भैया 4 रुक जा एक मिनट। सेकेंड लाइन करो, अ क्वालिटी मैनेजर इंस्पेक्ट ईच आइटम इन अ पैकेट। कितने आइटम है एक पैकेट में? 4। और आइटम है। देखो यहाँ दो चीजें हैं, एक तो पैकेट है और पैकेट के अंदर आइटम है। तो अभी हम आइटम की बात कर रहे हैं, पैकेट पे नहीं पहुंचे अभी हम। अभी हम एक पैकेट के अंदर जो आइटम्स हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो उसने दो तरह की चीजें इसमें है, इसमें 2 बार बाइनोमियल यूज होगा, बाइनोमियल लगाओगे तो, वरना हम अलग अलग सोच रहे हैं। सो अभी मैं देख रहा हूँ कि कोई एक ही बॉक्स की बात कर रहा हूँ, वो अप्रूव कब होगा? जब नंबर ऑफ जो आइटम है डिफेक्टिव, यहाँ आइटम है ये, ठीक है, आइटम डिफेक्टिव, तो उस बॉक्स को अप्रूव होने के लिए क्या प्रोबेबिलिटी है? तो उसके लिए उसका आइटम जो है एक या एक से कम, एटमोस्ट 1 आइटम डिफेक्टिव चलेगा, तो 1 या 0 डिफेक्टिव चलेगा, ये लिखा मैंने। तो क्या चांस है एक भी डिफेक्टिव नहीं है? तो 80/4 की पावर 80/100 की पावर 4 और x बराबर 1 निकालते हैं। 1 का मतलब एक डिफेक्टिव है उसमें, चलो पहला डिफेक्टिव मान लेते हैं। तो फर्स्ट आइटम डिफेक्टिव निकलेगा, इसका क्या चांस है? 20/100. 20/100। अब क्या करना है इसमें? सो एक आइटम डिफेक्टिव है तो 20। अब बाकी 3 क्या होगा? नॉन डिफेक्टिव। एक ही तुम्हें डिफेक्टिव चाहिए ना, x बराबर 1 निकाल रहे हैं, तो एक डिफेक्टिव, बाकी 3 ठीक है। ठीक मतलब नॉन डिफेक्टिव। सो नॉन डिफेक्टिव कितने? 80/100 इंटू 80/100 है ना। तो 3 बार 3 आइटम नॉन डिफेक्टिव है। अच्छा, इसके कितने केसेस हो सकते हैं? तो मैंने चार। देखो, मैं 1 बाय 1 सोच रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ, वरना वैसे भी कर सकते हैं एमएनसीआर। हमने कहा पहला डिफेक्टिव निकला, दूसरा नॉन डिफेक्टिव, तीसरा नॉन डिफेक्टिव, चौथा नॉन डिफेक्टिव, एक ये केस है। दूसरा केस हो सकता है कि भाई पहला नॉन डिफेक्टिव था, दूसरा डिफेक्टिव था, तीसरा नॉन डिफेक्टिव, चौथा नॉन डिफेक्टिव। मतलब जो डिफेक्टिव है या तो पहले वाला आ सकता है, या दूसरे ड्रॉ में आ सकता है, या तीसरे ड्रॉ में। मतलब 4 केसेस हैं, ये समझ पा रहे हो आप लोग 4 केस कैसे है ना। एक डिफेक्टिव आना है तो डिफेक्टिव या तो फर्स्ट ड्रॉ में आ सकता है, तो बाकी 3 नॉन डिफेक्टिव है। दूसरा केस है कि पहला नॉन डिफेक्टिव, डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव, लाइक दिस। तीसरा केस हो सकता है नॉन डिफेक्टिव, डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव, देन डिफेक्टिव। चौथा केस है डिफेक्टिव, 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 नॉन डिफेक्टिव। 4 केस है, इंटू 4 करूंगा मैं। फाइन। बाइनोमियल नहीं यूज करो, बाइनोमियल यूज करते तो 4c1 हो जाता, 4c1 और फिर p की पावर है ना, मतलब इस तरह से ना। हाँ, p की पावर 1, q की पावर 3 इन -1, उससे भी कर सकते हैं। मतलब तुम बाइनोमियल लगा लो, बाइनोमियल लगा लो। n यहाँ पे 4 है, फिर उस केस में कि 4 आइटम है, ईच आइटम चेक कर दो। n 4 है और x तो मुझसे कर दो, अगर उससे जो करना था तो ये होता x बराबर 0 का मतलब 4c0 p मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव। सो p तुम्हारा 20 था, 20/100 की पावर 0, और q हमारा p कैसे डिसाइड हो रहा है? जो भी तुमने x में वर्ड यूज किया वो तुम्हारा सक्सेस है, तो डिफेक्टिव यहाँ सक्सेस हमने कंसीडर किया बाइनोमियल में। इसको क्लास 12 का कॉन्सेप्ट है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तुम्हें क्लास 12 वाला अच्छा होना चाहिए कॉन्सेप्ट, क्योंकि है ना ऊपर आ चुके हैं। वो ग्राउंड फ्लोर है क्लास 12 वाला प्रोबेबिलिटी का, हम फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे हैं, तो ग्राउंड फ्लोर तुम चढ़ के आए हो या मान के चल रहे हैं, ठीक है, आसमान से शुरू करना है। सो 4c0 20/100 पावर 0 एंड दिस की पावर 4 है ना, NCR p की पावर 0 r q की पावर -1 होता है। अगर दूसरे करते तो यहाँ लिखते तुम NC1 x1 निकाल रहे हो, तो NC1 या NCR p तुम्हारा है डिफेक्टिव, डिफेक्टिव का था 20/100 उसकी पावर 1 और 80/100 उसकी पावर 3। तो जैसे भी करो, आइदर यू डू दिस वे और यू डू दिस वे, सेम बात। ओके, तो आंसर वही है। ओके, तो अभी रखते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो 80/100 को फाइनली सिंप्लीफाई करो कितना? 4/5 आता है। सो 4/5 है ना, आइदर यू डू दिस और दिस, यहाँ और लिख देता हूँ, एनी वे यू थिंक यू विल गेट सेम आंसर 4 टाइम। फिर इसका हो गया 1/5 और ये 4/5 का क्यूब। सिंप्लीफाई करना है कर लो, 4/5 का क्यूब कॉमन ले लो और सिंप्लीफाई करना है तो बचेगा 4/5 प्लस
कितना 4/5 अगेन 4/5 राइट। कैलकुलेशन देखते रहना है ना, नींद में मत आना, देखते रहना। तुम भी करते रहो मेरे साथ साथ, ताकि तुम मैं कहीं गलती करूँ तो बताना, मैं भी इंसान हूँ। सो कितना आ गया 8/5। तो ये क्या आया अभी, ये 4/5 की पावर जैसे भी लिख लो 4 × 1/5 सॉरी × 2 है ना। मतलब फाइनल आंसर क्या आया, फाइनल आंसर ये मैं ऐसे लिख रहा हूँ 2 × 4/5 की पावर 4। सिंप्लीफाई भी कर सकते हो चाहो तो, अभी रहने दो। तो ये क्या निकला है, कोई एक बार रिपीट करो, ये क्या निकाला हमने अभी, ये क्या है, ये प्रोबेबिलिटी किसकी प्रोबेबिलिटी है? 1 packet is approved. At most 1 defective. हाँ वही बात है, एटमोस्ट 1 डिफेक्टिव। तो इसका मतलब ये था क्वेश्चन में कि अ क्वालिटी मैनेजर इंस्पेक्ट ईच आइटम इन अ पैकेट, ईच आइटम इन अ पैकेट। तो आइटम 4 है, तो ईच आइटम डिफेक्टिव चेक हो रहा है। सो ईच आइटम इन अ पैकेट एंड बोल रहा है कि अप्रूव द पैकेट, कोई एक पैकेट को बात कर रहा है अभी कि अप्रूव करेगा एक पैकेट को अगर एटमोस्ट 1 आइटम इन द पैकेट इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, ज्यादा से ज्यादा एक डिफेक्टिव चलेगा। मतलब 1 या 0, या तो एक भी डिफेक्टिव ना हो ठीक है, एक डिफेक्टिव है तो भी ठीक है चलेगा। तो वही हमने निकाला अभी कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि पैकेट अप्रूव हो जाएगा। अब आगे आ गया तो बॉक्स की बात करते हैं। अब कितने बॉक्स, अभी हम बस एक बॉक्स की बात कर रहे थे, अब देखते हैं बॉक्स कितने हैं। सो अगला लाइन है then the probability that out of 3 randomly inspected packets, अब पैकेट्स की बात कर रहा, पहले आइटम की बात कर रहा था। पैकेट, एक पैकेट में 4 आइटम है। अब देखो अब आगे बढ़ो, तो अब क्या हो रहा है, अभी हम आइटम अप्रूव होने की पैकेट, एक पैकेट को अप्रूव होने की बात करते हैं। अब बोल रहे हैं द प्रोबेबिलिटी दैट द आउट ऑफ 3 रैंडमली इंस्पेक्टेड पैकेट, अब इन्होंने 3 पैकेट इनके पास है, उसको चेक किया जा रहा है। हर पैकेट में 4 आइटम है जी, ठीक है, हर पैकेट में 4 आइटम है, समझ आ रहा है? पैकेट 1, पैकेट 2, पैकेट 3, कोई भी एक पैकेट इन तीनों में से अप्रूव होगा उसका चांस सेम ही है, क्योंकि है ना। तो अब बोल रहा है कि एटलीस्ट 2 आर अप्रूव्ड फॉर शिपमेंट। अब देखो, अब यहाँ रैंडम वेरिएबल चेंज हो जाएगा। अब मैं y ले रहा हूँ फिर से, तो यहाँ वहां क्या था, x मैंने लिया था, x मैं फिर से यहाँ बता देता हूँ, x मैंने दोबारा लिख रहा हूँ मैं, नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम इन अ पैकेट, इन 1 पैकेट, ठीक है। तो x वहां आइटम पे काम कर रहा था। अब जो y मैं नया रैंडम वेरिएबल ले रहा हूँ, क्या, नंबर ऑफ पैकेट या बॉक्स तुम लिख लो अप्रूव्ड, ये हुआ। अब y है कि नंबर, कितने तुम्हारे पास पैकेट है जी, कितने हैं? 3। तो कितने अप्रूव हो सकते हैं, व्हाट आर द ऑल पॉसिबिलिटी ऑफ y की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं, ऑल पॉसिबिलिटीज 0 1 2 3. राइट, 0 1 2 3। ओके, हम बाइनोमियल जानते हैं, बाइनोमियल में x की वैल्यू 0 to n होती है, n नंबर ऑफ ट्रायल्स है। तो यहाँ ट्रायल है पैकेट्स, हमारा 3 पैकेट है, 3 पैकेट चेक हो रहा है, सो ट्रायल इज 3। सो यहाँ पे मैं m देता हूँ, n के बजाय m तो यूज कर चुके हैं ना, तो m दे देता हूँ, m इज 3, ओके, एंड y रहने दो। अब तुमसे क्या पूछा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है ना, कि 47 ना, कौन सा था ये, एक मिनट मैं क्वेश्चन मिस कर गया, कौन सा नंबर है? 47. अच्छा 47, सॉरी। तो आउट ऑफ द 3 रैंडमली इंस्पेक्टेड पैकेट एटलीस्ट 2 आर अप्रूव्ड, ठीक है जी। तो एटलीस्ट 2 आर अप्रूव्ड, तो y एटलीस्ट 2 का मतलब क्या हुआ, कम से कम 2, कम से कम 2, एटलीस्ट 2 है ना, एटलीस्ट 2। सो y की वैल्यू एटलीस्ट 2 हो, इसका क्या चांस है, ठीक है, बाइनोमियल लगाओ या ऐसे कर लो, मर्जी है तुम्हारी। सो मतलब क्या है, 2 3 पे निकाल लो, या बात बराबर ही है। सो y बराबर 2 प्लस प्रोबेबिलिटी y बराबर 3, ये आपको चाहिए। अच्छा यहाँ पे p है इस केस, वहां तो pq इसके केस में था, है ना, ये डिफेक्टिव p वो था और यहाँ q था उस केस में, जो ये डिफेक्टिव सच नंबर ऑफ डिफेक्टिव लिया था ना उस टाइम x को, अब हमने लिया है कि नंबर ऑफ पैकेट अप्रूव्ड, यहाँ सक्सेस है हमारा पैकेट अप्रूव्ड। तो यहाँ p क्या होगा, पहले तो p डिसाइड कर लेते हैं, जो कि हमने पहले निकाले हैं वही होगा। सो स्मॉल p, सेम मत कंफ्यूज मत करना, यहाँ p बदल दूं फिर मैं p1 p2 कर दूं, है ना, p1 या है ना q1 कर दूं यहाँ, ताकि सेम ना दिखे तुम्हें। p1 का मतलब है
कि कोई पैकेट अप्रूव हुआ, इसका क्या चांस है, कोई एक पैकेट अप्रूव हुआ, इसका क्या चांस है ना, ये था ना 2 टाइम 4/5 की पावर 4, सो 2 टाइम 4/5 की पावर 4। जैम में कैलकुलेटर अलाउड है, इसलिए टेंशन नहीं लेना कि कैलकुलेशन इतना लंबा चौड़ा हो रहा है, पुट करो तुम, डेसिमल निकाल लो अभी चाहो। ओके, क्यू क्या होता है 1 माइनस पी, पुट कर दो। सो y बराबर 2, तो क्या होगा चांस, यहाँ m की जगह m लिया हूँ मैं, तो होगा mc2 p1, मतलब p है एक्चुअली, मतलब p1 डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस है इसलिए p1 रखा है, की पावर 2 और q1 की पावर, m तुम्हारा कितना है यहाँ पे, m तो तुम्हारा 3 था, 3 रख दो, इसकी पावर 1। ठीक है, अगला 3c3 p की पावर 3 q की पावर 0, हटा दो q की पावर 0, मतलब अब पुट कर सकते हो आप, 3c2 3 होता है, 3 टाइम p1 था 2 इंटू 4/5 की पावर 4, मतलब सिंप्लीफाई कर दो मतलब, और ये 1 माइनस 2 टाइम 4/5 की पावर 4 प्लस, ये तो हो गया, प्लस 3c3 1 होता है, सो 2 टाइम 4/5, इसकी पावर 4 है, और इस पूरे की पावर, यहाँ 2 था है ना, यहाँ 1 है, यहाँ पावर 3 है। तो पहले तो ये बताओ मुझे कि ये कितना आता है, 2 टाइम 4/5 की पावर 4 फ्रैक्शन में कितना आता है, मतलब मैं पूछ रहा हूँ ये वाला क्वांटिटी, ये आपका जो आंसर आया था ना, ये फ्रैक्शन में कितना आता है, कितना टाइम लगाते हो, 156 इंटू 2, यही ना, सॉरी 256 इंटू 2 ऊपर, कैलकुलेटर यूज करो, कैलकुलेटर अलाउड एग्जाम में, फोन निकालो, फोन का कैलकुलेटर यूज करो, या तुम्हारे पास कैलकुलेटर है अगर तो, जो लोग लैपटॉप या सिस्टम से ज्वाइन कर रखे हैं, जो फोन से ज्वाइन कर रखे हैं तो फोन में तुम ये देख रहे होगे, नो प्रॉब्लम, बताओ जी। 512/625। हाँ, सो ये तुम्हारा 512/625, तो ये आ गया 3 टाइम 512/625 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस, फिर से इसको कर लो अब, 1 माइनस 512/625, 625 घटाओगे तो आएगा 311/625 प्लस, यहाँ हो गया 512/625 इसकी पावर 3। कैलकुलेटर अलाउड है, कैलकुलेटर यूज करो, इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई करो। तो मैं भी अपना काम करता हूँ, तो सिंप्लीफाई करना ऐसे भी, कैसे भी कर सकते हैं, और कैलकुलेशन करके सिंप्लीफाई करना तो भी कर सकते हैं, जैसे बोलो, कोई दिक्कत। इसका तो आ रहा है 0.54975 ऐसा कुछ ना, और इसका आएगा कितना आया, 0.3639। सो
ठीक है, तो ये आंसर है और ये आंसर मैच भी कर रहा है। तो मेरे जो जैम में न्यूमेरिकल आंसर टाइप का आंसर पता है कैसे दिया होता है? जैसे मान लो ये आया तुम्हारा, क्या लिखा था उसने, अप टू 2 डेसिमल प्लेस। तुम एग्जाम में ऐसे मत लिखना जैसे मैंने लिखा है। तुम उसमें क्वेश्चन तुमने देखा ध्यान से ना, देखो क्वेश्चन एक बार दिखाया था। इसमें क्या था कि राउंड ऑफ टू डेसिमल प्लेस, तुम्हें 2 डेसिमल लिखना है, कंप्यूटर चेक करता है, तो ज्यादा लिखो तो गड़बड़ हो जाएगा। तो तुम इसको क्या लिखना, 0.91 या 0.92 कर दिए तो भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर को बताया गया है कि आपका आंसर अगर 0.882 0.95 के बीच मिलता है तो करेक्ट माना जाएगा। इतना गैप देता है वो आगे पीछे। देखो तुम्हारा 0.91 है, लेकिन 0.89 भी कोई बच्चा लिख देगा तो सही होगा, 0.94 भी लिख देगा तो भी सही रहेगा। इतना वो स्पेस देता है वो। मतलब आंसर की तुम देखोगे न्यूमेरिकल आंसर टाइप का तो ऐसे लिखा रहता है रेंज में 0.88 टू 0.95। इस क्वेश्चन का आंसर जैम के आंसर की में ये है। ठीक है, तो तो सर ये वो थोड़ा रेंज भी दे रखी होगी? नहीं आंसर रेंज नहीं होता है। आंसर की तुम्हें एक पर्टिकुलर नंबर फिल करना होता है वहां पे एग्जाम में, वो बॉक्स बना होता है, वो कंप्यूटर एग्जाम होता है ना, ऑनलाइन है ना। लेकिन मैं आंसर की बात कर रहा हूँ कि आंसर की तुम अभी चेक करोगे जिस साल का भी पेपर है, तो ऑब्वियसली ये 2015 के बाद का है, क्योंकि मेरे आंसर टाइप 2015 के बाद ही आए, 2015 के बाद का क्वेश्चन है ये। तो आंसर की में ऐसा लिखा होगा 0.88 टू 0.95, मतलब इसके बीच का तुम्हारा आंसर आ रहा है तो करेक्ट है, इस दोनों के बीच। ओके, कोई कुछ पूछ रहा था ना, तुम्हें समझ, मैं वही आंसर दिया तुम पूछ रहे थे, ये कुछ और था। यस सर। ओके, तो भैया आप देखो इसमें थोड़ा सा क्या हो, डबल 2 बार बाइनोमियल यूज हो रहा है। एक बार बाइनोमियल यूज हो रहा है आइटम पे, क्योंकि 4 आइटम है एक बॉक्स में, और दूसरी बार बाइनोमियल यूज हो रहा है बॉक्स पे। बाइनोमियल इसलिए मैंने कराया क्योंकि हम स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ेंगे दोबारा ये सब, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, नेगेटिव बाइनोमियल, ये हाइपरजोमेट्रिक और ये सब पढ़ेंगे। लेकिन अभी ये क्लास 12th वाला था तो मैंने कहा चलो कर देते हैं टॉपिक को। नो प्रॉब्लम, ये सब दोबारा आएगा स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन में। उनको नोट करना नोट कर सकते हो, पीडीएफ तो आ ही जाएगा, मैंने समझना देख लो इसमें अगर कुछ अभी प्रॉब्लम लग रहा है तो। सर आप जब कराते हैं जब तो समझ जाता है, लेकिन खुद से करते हैं तो सर अप्रोच नहीं हो पाता। हाँ तो सुबह शुरुआत किया प्रैक्टिस में, पूरे साल तुम्हें सीखना ही तो है, कोई बात नहीं है। तुम्हें भी से मैंने एक क्वेश्चन किया, तुम्हें आइडिया मिला, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा मिलेगा तुम आइडिया लगा पाओगे, फिर नेक्स्ट टाइम तुम्हें होगा। शुरू में किसी को नहीं होता, मुझसे भी थोड़ी हुआ होगा, मैंने शुरू किया होगा तो नहीं होता है, किसी से भी नहीं होता है। जब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन तुम कर लोगे तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ ऐसे कर लेंगे। तो इसलिए हम टेस्ट सीरीज रखते हैं कि पहले कोर्स कर रहे हैं, फिर तुम कोर्स में तुम्हें क्वेश्चन अभी देख रहे हो ऐसे ऐसे करना है, फिर तुम प्रैक्टिस घर पे करोगे तो तुम्हारा और आइडिया डेवलप होगा, चीज क्वेश्चन में ऐसे करना है, इसको करना। क्यों बोलते हैं प्रीवियस ईयर करो, ताकि तुम्हें ये आइडिया लगे जैम में क्या पूछ रहा है और तुम उस तरीके से सोचना शुरू कर दो कि ऐसे पूछा जा रहा है ना। फिर टेस्ट सीरीज में वो चीज अप्लाई करो, तुम्हें दिखेगा कहाँ कमी है, फिर उसको अपडेट करो। तो कोचिंग में क्यों ज्वाइन किया, सीखने के लिए ना, वही तुम कर रहे हैं। जैसे मैंने किया आपको समझ आया, ओके। अब नेक्स्ट टाइम, अब तुम अगले दिन क्या है, कल तुम यही क्वेश्चन खुद से करके देखो, क्या समझ आया नहीं है, अभी ना देखे सोल्यूशन देखे, तुम खुद से अभी क्लास के बाद करके देखो तो होना चाहिए। नहीं हो रहा देखो कहाँ दिक्कत है, तो थोड़ा प्रैक्टिस करो। तो ऐसे सीखते ना, वो सीखना है हमें। जिसको नहीं हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, सीखना ही तो है। जिसको मुझे आ रहा है क्योंकि मैंने सीख रखा है, तुम्हें भी आ जाएगा, तुम एक बार सीख लोगे तो वो चीजें, तो हर चीज सीख सकते हैं। ओके, तो अभी ये सॉल्यूशन मिल जाएगा, बट समझो। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसी को पूछना हो तो बताओ इस क्वेश्चन में कुछ। तो इसके हिसाब से किसका आया था करेक्ट, जरा बताओ डेसिमल कन्वर्ट करके, इन 4 में से किसका सही है, किसी का आ रहा है? ये लोग तो बहुत दूर दूर तक नहीं है, है ना, इनका तो बहुत दूर दूर तक नहीं होगा शायद, तो 0.9 में आंसर है। ये हो भी सकता है, 213/625 करके देखो क्या आ रहा है। सर 0.806 कुछ। नहीं, फिर तो गड़बड़ होगा ये भी। अगर 88 से ऊपर होता तो सही मान लिया जाएगा, मतलब जैम में इतना गैप देगा, 0.505 का गैप देगा अगर तुम्हारा 2 डेसिमल प्लेस पे है तो। कोई बात नहीं, गलतियां होती हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। 91 के राउंड, ओके ओके, कोई बात नहीं, सीखोगे।
ये सब चीजें दोबारा भी तो आएंगी, सारे क्वेश्चन दोबारा आएंगे। कब? एक बार सिलेबस जब हो जाएगा, जब मैं प्रीवियस ईयर करा रहा होऊंगा ईयर वाइज, तो उस टाइम की दोबारा ये सब क्वेश्चन आएंगे। तो पहले चैप्टर वाइज निपटा लो, और ये नहीं मेरे भरोसे बैठे रहो। बहुतों ने अभी फीडबैक में लिखा हुआ है कि सर अब क्वेश्चंस मतलब देते नहीं अलग से। तो अच्छा, आज भेजा हमने, और पहले भी भेजा होगा सही सर ने। असाइनमेंट सारे ग्रुप में आते रहते, तुम चेक करते रहो। तो असाइनमेंट नहीं देते हैं सर, असाइनमेंट दे ही रहे ना, तुम थक जाओगे, इतने असाइनमेंट है। चलो 45 करो, ये वाला। ट्राई 45 नंबर क्वेश्चन। सर आज ये क्वेश्चन करने वाले अपन सारे। हाँ, आज प्रॉब्लम क्लास है। एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी की थ्योरी खत्म हो गई है, सिर्फ क्वेश्चन आज होगा। थ्योरी खत्म हो गई है, क्योंकि डाउट किसी के पास था नहीं, तो डाउट क्या बताते, क्योंकि अभी आइडिया नहीं है क्वेश्चन क्या आया है। अब अगर कोई सिर्फ इस भरोसे बैठा है कि सिर्फ क्लास अटेंड करेंगे और जैम में फर्स्ट रैंक आ जाएगा, तो मैं बताऊंगा ऐसा नहीं है, आपको मेहनत करना पड़ेगा। हम हेल्प जरूर कर सकते हैं, अगर तुम्हारा लेवल अगर मान लो 100 रैंक लाने का है, तो हमारे साथ मेहनत करोगे तो फर्स्ट पे आ जाओ, ये है। लेकिन मेहनत तुम्हें घर पे करना पड़ेगा, तुम्हें घर पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने पड़ेंगे, थोड़ी सी रिवाइज करने पड़ेंगे, बुक्स कोई एग्जाम्पल एक्सरसाइज करना पड़ेगा, ताकि तुम्हारे दिमाग में फिट हो, क्योंकि ऐसा नहीं यही क्वेश्चन आने वाला है। हमें वो आइडिया डेवलप करना है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे करना है। इसीलिए किसी का 100 में 100 नहीं आता है जैम में ना, 60 पे थर्ड रैंक आ गया है। इसीलिए ऐसा होता है, बच्चा 99 ले आते हो, बीएससी में ले आते हो 99%, क्योंकि वहां पता है क्या पूछा जाएगा, यहाँ पता नहीं क्या पूछा जाएगा। वहां पे बीएससी में पता रहता है ना, यही पूछेगा, इसी किताब में से पूछेंगे, यही थ्योरम आएगा, यही एग्जाम्पल आएगा, आइडिया तो रहता ही है। बट यहाँ नहीं है, यहाँ कुछ भी आ सकता है, जब क्वेश्चन नए क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो वो हमें आइडिया डेवलप करना है कि ओके इस तरह क्वेश्चन को ऐसे करना है, कॉन्सेप्ट डेवलप करना है। तो प्रॉब्लम के थ्रू होगा कॉन्सेप्ट डेवलप, इस तरह क्वेश्चन में ये लगाना है, इस तरह क्वेश्चन में ये लगाना है। ओके, ट्राई कीजिए जी सर 1/6। ओके, तो आपका आया 1/6 ए। और किसी का कुछ लोगों का सेम बी 1/3। एनीथिंग एल्स? 1/6 सेम आ रहा है सर। और एक बात और याद रखना, मैंने तुम्हें कहा हुआ प्रीवियस ईयर पेपर 5-6 बार सॉल्व करना पड़ेगा अच्छे रैंक के लिए, यानी एक बार कर लिया बस ओवर कॉन्फिडेंस, अरे अब तो सब हो गया, हमने एक बार कर लिया हुआ, एग्जाम में छोड़ देंगे, फिर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तुम्हें पता ही नहीं चलेगा क्या पूछ रहा है। या अगर टेस्ट सीरीज में मैं प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन दे दूं तो तुम्हें हवा नहीं लगेगा कई बार, इसलिए 4 बार 5 बार 6 बार तुम्हें प्रीवियस ईयर पेपर्स को रिपीटेडली सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब पूरे साल में, यानी एक दिन में 5 बार कर लोगे तुम, रिवाइज 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 लाइक दैट, ताकि गलतियां कम हो, कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर हो जाए बार बार करने के बाद। ओके, सो आई थिंक एनीथिंग एल्स बताना चाह रहे हैं 1/6 1/3 के अलावा? नो, चलो करते हैं। 2 fair dice are tossed independently and it is found that the one face is odd and the other face is even। अरे बता दिया, बट ऐसा नहीं बोला फर्स्ट सेकंड फिक्स कर दिया है ना, एक ऑड है एक इवन है ना, ऐसा फिक्स नहीं है कि पहला ऑड दूसरा इवन, ऐसा नहीं बोला। फर्स्ट इज ऑड ऐसा नहीं बोला, सेकंड इज इवन, क्या बोला? वन इज ऑड अदर इज इवन, सो इंटरचेंज भी पॉसिबल है। तो देन द प्रोबेबिलिटी दैट सम इज लेस देन 6, हाँ सम इज लेस देन 6, सो ये गिवन है ना, ये इंफॉर्मेशन गिवन है तुम्हें, तो या तो तुम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगा लो या इसको सैंपल स्पेस मान लो, दो तरीका है ना, या तो इसको तुम एफ लेके चल लो तो ई गिवन एफ निकालना पड़ेगा, नहीं तो इसको तुम सैंपल स्पेस मान लो तो बस इस ई की प्रोबेबिलिटी निकाल लो। मेरा मतलब ये है, जिन लोगों ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ई गिवन एफ का। तो क्वेश्चन आई होप तुम लोगों ने देख लिया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग 2 fair dice are tossed। किससे करना? दो मेथड, देखो पहला मेथड से करके देखते हैं, दोनों मेथड से करा देता हूं, मतलब सेम ही चीज है, समझने का डिफरेंस है ना, समझ का फर्क। सो द क्वेश्चन इज 45 नंबर। ओके, तो ऐसे तुम जानते हो कि पेयर ऑफ डाइस को रोल करेंगे कितने आउटकम आएंगे जी सैंपल स्पेस में? 36। एक्टिव रहो, मुझे पता है सबको पता है, फिर भी तुम कम्युनिकेट करोगे तो नींद तुम्हें नहीं आएगी और मुझे भी थोड़ा मजा आएगा पढ़ाने में।
सो 11266 एंड ये ना मतलब ऐसे कर रहा हूँ मैं, ई जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, किसकी पूछी जा रही है प्रोबेबिलिटी? सम इज लेस देन 6, सम इज लेस देन 6, एफ जो कि गिवन है, इट इज फाउंड दैट मतलब वो गिवन है, one face is odd, other is even, one face is odd and other is even, ठीक है? सो क्या पूछ रहा है आपसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, फॉर्मूला बताओ जी कोई, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ? बच्चों वाली चीज पूछ रहे हैं, बताओ। The probability of E into probability of F upon probability of F. तो उससे करना है। अच्छा इंडिपेंडेंटली बोला था ट्रायल पर, इनटू क्यों कर दिया तुमने? Independent no intersection तो ईएफ इंडिपेंडेंट नहीं है, ट्रायल इंडिपेंडेंट था, ईएफ इंडिपेंडेंट नहीं है। दो डाइस को अलग अलग रोल किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी 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 है ना, एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। आपको ये नहीं बोला कि इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, टू कॉइन्स आर इंडिपेंडेंटली टॉस्ड, ऐसा बोला है, सॉरी डाइस है ना, टू डाइस आर इंडिपेंडेंटली टॉस्ड, नॉट इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। ओके अब क्या करते हैं, ठीक है निकाल लेते ना, तो चलो आउटकम लिख लेते हैं, एक तरीका आउटकम्स कर लेते हैं अलग अलग। सो बताओ ई में क्या क्या है, ई में कितने आउटकम है जी टोटल सैंपल स्पेस में से, बताओ काउंट करके बताओगे, आउटकम बताओगे, आउटकम्स बताओ ताकि गलती ना हो। सो दे आर 1 5 5 1 4 2 2 4 3 3, और तो दिख नहीं रहा मुझे। अच्छा एक मिनट, मैं तो गलती कर दिया कि मैं इक्वल 6 समझ गया हूँ, है ना, सम इज लेस देन 6 नॉट इक्वल टू 6, तो लेस देन 6 मतलब 1 1 1 2 2 1 2 2 2 3 3 2, फाइन। 5 ना, सम लेस देन 6 नॉट इक्वल टू, मैं इक्वल टू समझ रहा था, होता है ना, कई बार क्वेश्चन ठीक से पढ़ते नहीं है तो वो गलतियां मैं भी करता हूँ, तो ठीक से बार बार पढ़ना है, 2-3 बार पढ़ लेना चाहिए ताकि गलती ना हो। सम इज लेस देन 6, so 1 1 1 2 2 1 2 2 2 3 3 2, these are the outcomes having sum is less than 6, and what are the outcomes where one face is odd other is even? कितने आएंगे इसमें? 18. जैसे हाँ 18 जैसे आपका हो गया एक 1 ऑड है तो साथ इवन आएगा, 1 2 1 4 1 6, 2 इवन हो गया तब ऑड आएगा, 2 1 2 3 2 5 लाइक दिस, तो 6 के साथ लास्ट आउटकम 6 5 होगा, लाइक दैट 18 है। ओके इंटरसेक्शन में कितने हैं इसमें, ऐसा कॉमन कितना है दोनों में कि सम लेस देन 6 भी हो और एक ऑड एक इवन भी हो, बोलो बोलो। 6 क्या क्या हो गया, 1 2 है ना, 1 4, सम लेस देन 6 भी हो और ऑड इवन का कॉम्बिनेशन हो, तो आगे होगा नहीं, 1 6 तो होगा नहीं। ओके सो अब आते हैं 2 के साथ 2 1 2 3, सम लेस देन 6 होना चाहिए, ओके तो 2 5 नहीं ले सकते, 3 के साथ 4 1 3 नहीं आएगा हाँ सर, ई में 1 3 3 1 ये नहीं ई आएगा। में 1 3 3 1 मिस किया मैंने, हाँ तो और सारे आउटकम्स थे, 1 3 3 1, और भी छूटा है क्या, एनीथिंग एल्स? 1 4 4 1 बताओ भाई बाकी लोग कहाँ हैं, हाँ 1 4 4 1 और सर 1 3 नहीं होगा ना, एक इवन एक ओड चाहिए। नहीं, ई में हम ई में एफ से इंडिपेंडेंट मान रहे हैं, ई को अलग सोच रहे हैं हम एफ नहीं लिख रहे हैं, ई में बात कर रहा है वो, ई सम इज लेस देन 6, हम टोटल आउटकम सैंपल स्पेस में निकाल रहे हैं जिसमें सम लेस देन 6 हो,
मतलब अलग अलग कर रहे हैं हम कि ई का मतलब है कि लाइक जिसमें सम लेस देन 6 हो, टोटल काउंट करना था। हाँ वो मैंने मिस किया, तो बाकी लोग भी नहीं कोई बता रहा है। सो यहाँ 3 2 था, जैसे 1 3 3 1 1 4 4 1 और कुछ नहीं रहा ना, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन देखो आउटकम छूट गया तो गलती हो जाएगा, तो मेरा भी गलती है आता आंसर। तो बताइए 1 2 1 4 2 1 2 3 और इंटरसेक्शन कॉमन ढूंढना है तुम्हें, टोटल आउटकम लिखे नहीं हमने ऐसे। तो 4 1 उसके बाद 3 के साथ क्या आएगा, 3 के साथ 2 आ सकता है ना। 3 के साथ 4 तो आएगा नहीं क्योंकि सम 7 हो गया, सम लेस देन होना चाहिए। तो अब आगे आ सकता है 1 4 आ सकता है, 4 1 4 4 1 भी आ सकता है। 4 1 सही है। हाँ ठीक है ना। तो इंटरसेक्शन लेना है, लेस देन 6 सम हो। सर और 1 4 तो आ चुका ना सर, सर आपने ले 1 लिया 4 ना हो उसमें? चुका। हाँ हाँ सही है। अच्छा 4 1 1 ले लिया आपने। अच्छा 1 4 ले चुका था, ठीक है 1 4 ले जाओ, 4 1 रखते हैं, यस सर। फाइन यस ओके। सर। तो 6 आउटकम हो गए इंटरसेक्शन में ना, तो ठीक है। अब तो यहाँ से इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है 6/36 और एफ में कितने थे 18 ना, सो 18/36 तो 1/3 आ गया फाइनली ना, ये कट गया और 6 3 था तो 1/3 आ गया। एक तो ये है ना, ऐसे करके कर सकते हैं। दूसरा में ये था कि एफ को तुम सैंपल स्पेस ले लो, फिर तुम्हारा ई ये हो जाएगा, तो वही बात है, सेम ही चीज करेंगे हम। तो मतलब ये था कि मतलब बस वो था, काउंट करने वाला था इस तरीके से। मतलब क्वेश्चन ऐसा नहीं डिफिकल्ट है, सब क्लास 11 12 लेवल का ही क्वेश्चन है ना, बस वो कॉमन थोड़ा सा केयरफुली तुम्हें आउटकम काउंट करने पड़ेंगे। और ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड इन्होंने पूछना चाहे, सिलेबस में है तो क्वेश्चन तो आएगा। सो एनीथिंग एल्स, कोई डाउट? फाइन, चलो जी 20 करो, आंसर इज 1/3। कोई बात नहीं, जिन लोगों ने ट्राई किया जिनका 1/6 आया वो बेटर है उन लोगों से जिन्होंने ट्राई नहीं किया है ना। इफ यू आर डूइंग मिस्टेक्स स्टिल यू आर बेटर देन दोज हु आर नॉट ट्राइंग, ठीक है ना। मतलब इफ यू आर फेल्ड स्टिल यू आर बेटर देन दोज हु आर नॉट ट्राइंग, तो उनसे तो बेटर ही हो जो ट्राई नहीं करे। सर एमसीक्यू है ना ये ईज बोला है हाँ ना, लैंग्वेज ईएफ आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स विद दिस, सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। एमएसक्यू होगा तो लिखा रहेगा ईज/आर, ऐसा लिखा रहेगा। और जैम के पेपर में ये 20 नंबर क्वेश्चन था, तो जैम में क्वेश्चन नंबर 30 से लेके मतलब 31 से लेके क्वेश्चन नंबर 40 तक ये आपका एमएसक्यू होता है। तो ये जैम को ओरिजिनल पेपर से स्क्रीनशॉट लिया गया है, तो ये 20 नंबर है तो एमसीक्यू है। हाँ एमसीक्यू यस सर। हाँ, पेपर का पैटर्न आई थिंक पता होगा आप लोगों को, सबने बताया होगा, नहीं तो मैं बताया यस सर सर। क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 10 एमसीक्यू 1 मार्क्स वाला, क्वेश्चन 11 से क्वेश्चन नंबर 30 एमसीक्यू 2 मार्क्स वाला, फिर क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन नंबर 40 एमएसक्यू 2 मार्क्स वाला, क्वेश्चन 40 क्वेश्चन हाँ नेट 1 मार्क्स वाला, क्वेश्चन 51 से क्वेश्चन हाँ नेट 2 मार्क्स वाला। यहाँ विथ नेगेटिव मार्किंग, विथ नेगेटिव मार्किंग मतलब गलत करोगे तो 1/3 कटेगा एक नंबर वाले में, 2 नंबर वाले में 2/3 कटेगा। और ये विदाउट नेगेटिव मार्किंग, विदाउट नेगेटिव मार्किंग। तो इसलिए बेस्ट बेटर स्ट्रेटजी होता है, तुम चाहो तो यहाँ से स्टार्ट करो, ये कर दो पहले, फिर यहाँ आओ, फिर यहाँ आओ, फिर लास्ट में, सबसे एंड में इसको करो, क्योंकि ये बहुत टाइम लेगा और गलतियां भी खूब होंगी इसमें। दूसरा होता है कि सबसे एंड में तुम इसको करो, शुरू में चाहो तो ये कर लो या ये कर लो, तुम्हें जो बेटर लगे, क्योंकि वही है। तो अपने हिसाब से देख सकते हो तुम्हें जो बेटर, बट एमएसक्यू हमेशा एंड में करना चाहिए। चलो ये मेरा स्ट्रैटेजी है, तुम लोग का अपना हो सकता है। सर बी आ रहा है। ओके बी आ रहा है, बाकी लोग जी बी। क्या करना है इसमें, ये बी है सर। इंडिपेंडेंट दे दिया ना। तो कौन सा ट्रू नहीं है, तो बस इसको वर्ड को मैथमेटिकली कन्वर्ट कर लेंगे हो जाएगा ना। चलो कर देता हूँ।
एक मिनट, हाँ भाई पढ़ना। सो हमारे पास है, ठीक है ना। तो ये हमारा स्ट्रेटजी है, इसके मतलब वो तो एग्जाम का था, अब ऊपर पे आ जाते हैं तो मैं सॉल्व कर देता हूँ क्वेश्चन, तुम लोगों ने देखा ही है। सो दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। सो 20 था, ये बोलना चाह रहा है कि EF2 इंडिपेंडेंट है, मुझे बता रखा है इंडिपेंडेंट है, तो मुझे ये बता रखा है कि E इंटरसेक्शन F PE इंटू PF है ना। इंडिपेंडेंट का ये भी मतलब है, मैंने कहा इक्विवेलेंट स्टेटमेंट बताई थी ना। सो पहला, दूसरा ये भी बताया था मैंने कि EF इंडिपेंडेंट है तो E डैश F भी इंडिपेंडेंट होता है, ये हमने बताया था आपको। अगर इंडिपेंडेंट है तो E एंड F कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होगा। एंड चौथा ये कि E कॉम्प्लीमेंट एंड F कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होगा, है ना। तो ये एक रिजल्ट जस्ट मैं स्टेट कर रहा हूँ रिमाइंड कराने के लिए तुम्हें। EF इंडिपेंडेंट है तो ये भी चारों होल्ड करता है ना, इस तरह से। अब ऑप्शंस पे आते हैं तुम्हारे। सो ऑप्शन ए कहना चाह रहा है, बोला कौन सा नॉट ट्रू है उसको देखना है, नॉट ट्रू कौन सा चुनना है। तो प्रोबेबिलिटी था नाइदर E नॉर F। सो व्हाट इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ नाइदर E नॉर F सेट के फॉर्म में? प्रोबेबिलिटी ऑफ E डैश इंटरसेक्शन F डैश। हाँ, E भी नहीं होगा एंड F भी नहीं होगा। सो इसको तुम अब देखो, यहाँ ये वाला चीज है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट के चारों में से कोई भी एक यूज कर सकते हो, चारों सेम बात में लिखा होगा, फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट, चारों का सेम मीनिंग है, सब इंडिपेंडेंट बता रहा है ये का। तो इसको हम सिंपली इंडिपेंडेंस यूज कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E डैश इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F डैश। प्रोबेबिलिटी ऑफ E डैश क्या होता है जी? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ F। इन्होंने थोड़ा सा तुम्हें घुमाने के लिए क्या काम किया है, यहाँ से माइनस निकाल लिया, यहाँ से माइनस निकाल दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यही वाला इक्वल हो जाता है इसके और इसके। तो सेम बात है, तो पहला स्टेटमेंट ट्रू हो गया, लेकिन मुझे फॉल्स चुनना है। ये टिक का मतलब ट्रू स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। हमें फॉल्स स्टेटमेंट चुनना है, नॉट ट्रू चुनना है, ये ट्रू हो गया। एनी डाउट? बी था एग्जैक्टली वन ऑफ E एंड F अकर्स। तो मुझे बताओ आप में से कोई एग्जैक्टली वन E एंड F अकर्स का मैथमेटिकल फॉर्म क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F। प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F डैश हाँ, E इंटरसेक्शन F डैश प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E डैश इंटरसेक्शन F। ये यस, कोई E यूनियन F बोल रहा था। E यूनियन F तब होता है जब एटलीस्ट वन होता है, यहाँ बोला है एग्जैक्टली वन, मतलब एग्जैक्टली वन अकर्स, मतलब EF में से E अकर होगा तो F नहीं होगा, ये पक्का है। F अकर हुआ तो E नहीं होगा, यही मतलब है। E हुआ तो F नहीं होगा, और प्लस लिखा है, और मतलब दूसरा केस है, F होगा तो E नहीं होगा, ये दो केस है। और फिर से देख लो, इंडिपेंडेंस का ये भी एक कंडीशन ही है, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E डैश ड्यू टू इंडिपेंडेंस। सो और करना है, ऑप्शन तक पहुंचना है ना। तो चलो इसको लिख लेंगे 1 माइनस PF। प्रोबेबिलिटी ऑफ E ये हो गया 1 माइनस PF प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ F और ये होगा 1 माइनस PE। सो फाइनली ओपन कर लो तो क्या आ जाएगा, PE प्लस PF माइनस 2 टाइम PE इंटू PF एट लास्ट। बस ये ऑप्शन है क्या? नहीं, तो दिस इज नॉट ट्रू, और यही हमारा करेक्ट ऑप्शन। सिंगल चॉइस में था तो यही आंसर है। स्टिल हम सीख रहे हैं, तो हम थर्ड फोर्थ ऑप्शन भी करेंगे। एग्जाम में इसे आए करने की जरूरत नहीं है, तुम कॉन्फिडेंट हो, तुमने जो किया है सिंगल करेक्ट है तो एक ही करेक्ट होना है। तो नॉट ट्रू स्टेटमेंट चुनना था, बी इज द नॉट ट्रू स्टेटमेंट, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन इन द क्वेश्चन। चलो सी ऑप्शन पे आते हैं। प्रोबेबिलिटी E occurs but F does not occurs. So what is mathematical form of this? E intersection F dash। हाँ, E intersection F dash, या कोई बोलना चाहे E minus F, सेम बात है। तो इसका फॉर्मूला वही, यही यूज कर लो, है ना। E minus F का मतलब वही होता है, इसको हटाओ। और हम जानते हैं
हाँ इंडिपेंडेंस यूज कर लेते हैं। इंडिपेंडेंस में क्या है, इंटरसेक्शन को प्रोडक्ट में ब्रेक कर सकते हैं। इवेंट क्या इंडिपेंडेंस पे, अब इसमें क्या ऑप्शन है, इसमें कुछ घुमा कर दिया है, सो ओके ट्रू आ जाएगा। हाँ वही बात है ना, या यहाँ पे तुम जैसे भी देखना चाहो, इससे कर लिया इससे कर लो, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस एफ करोगे तो डायरेक्टली वही फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, इसका फॉर्मूला होता है ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो यही ऑप्शन है ट्रू स्टेटमेंट। इसको भी सॉल्व करोगे तो यहाँ से भी यही आएगा, यहाँ से भी करोगे इस तरफ जाओगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये हो जाएगा पीई माइनस पीई इंटू पी एफ, और पीई इंटू पी एफ इज सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, ऑप्शन देख के जिस फॉर्म में दिया उस फॉर्म में हमें मैच करना है ना, कि ट्रू स्टेटमेंट है कि फॉल्स स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू आ गया, कोई गलत ऑप्शन है। एंड डी वाला था आपका प्रोबेबिलिटी ई अकर्स गिवन दैट एफ डज नॉट अकर्स। बताओ मैथमेटिकल फॉर्म। ई गिवन एफ इंडिपेंडेंट है तो ई गिवन एफ डैश, और आपको पता है कि ई एफ इंडिपेंडेंट है, तो ई और एफ डैश भी इंडिपेंडेंट होगा, तो ई को कोई एफ डैश का कैंसिल। हाँ अच्छा तुम वैसे करना चाह रहे हो, डायरेक्टली पीई हो जाता है। ये इंडिपेंडेंस का एक और डेफिनेशन ये भी है कि अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट है तो ई को फर्क नहीं पड़ रहा, चाहे एफ अकर हो या एफ ना हो, पीई गिवन एफ डैश पीई होगा, पीई गिवन एफ पीई होगा। जैसे ये चार स्टेटमेंट है ना, इसी चारों के इक्विवेलेंट तुम वो भी लिख सकते थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ही हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश गिवन एफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश होगा, लाइक दैट। तो गिवन है नहीं है फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि इंडिपेंडेंट है। तो वैसे है, या तुम जिसे जो बच्चा सोच रहा है वैसे कि फॉर्मूला लगाया कट गया तो भी सही है कि ई इंटरसेक्शन एफ डैश अपॉन प्रोबेबिलिटी एफ डैश अगर कैंसिल पीई आ गया। सो ये क्या बोला है पीई, ये भी ट्रू स्टेटमेंट हो गया। ओके तो चलो, सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। इंडिपेंडेंस का डेफिनेशन यूज हुआ है, मैं फिर से बोलता हूँ इंडिपेंडेंस में मैं बोलता हूँ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। सो ये जो सारी चीजें इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। जैसे पहला था ई गिवन एफ है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाएगा, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ डैश तो भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई होगा। क्यों भाई, क्योंकि ई एफ इंडिपेंडेंट है तो ई को फर्क नहीं पड़ रहा है एफ गिवन हो या ना गिवन हो, क्योंकि डिपेंड तो कर ही नहीं रहा ना, इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई कॉम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, है ना, इस तरह से। और ये वही चार है जो यहाँ लिखा हुआ, उसको खोलोगे ना तो यही आएगा एंड में, यही चार मिलेगा, बात बराबर है दोनों, इक्विवेलेंट है। ओके, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? नोट करने वाले लोग नोट भी कर सकते हो, तुम्हें बोलना पड़ेगा कि रुकिए, तो मैं रुकूंगा, नहीं तो मैं मान रहा हूँ समझ रहे हो तुम, नोट्स भेज देंगे। चलो 19 ट्राई करो, नेक्स्ट वन। क्लास कितने बजे, 9 से 11 ना, तो टाइम है हमारे पास, आधा घंटा है, दो तीन क्वेश्चन चार क्वेश्चन और हो सकता है। अब बाकी आपका होमवर्क होगा, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ, सॉल्व करो, सॉल्यूशन भेजो। एक ने सॉल्यूशन भेजा था, किसी ने, पता नहीं तुम्हारे बैच का उस बैच का है, लेकिन भेजा था, मैं बोला था सॉल्व करो, सॉल्यूशन स्कैन करो, भेजो मुझे पर्सनली चैट पे, सॉल्यूशन भेजना है ना। तुमने किया है जो, ताकि मुझे मुझे पता चले कौन कौन बच्चा कर रहा है ना, पता चले। सी आ रहे हैं, सी। अच्छा ये कह रहे हो आप, सी ऑप्शन? हाँ सी। ओके ओके, बाकी लोग? और लाइफ में मेहनत करना सीखो, तो सीखो क्या, बहुत लोग मेहनत में से होंगे। देखो मेरी ऑलमोस्ट 6 to 11 मैं डेली पढ़ाता हूँ ऑलमोस्ट, और सुबह 8-9 बजे से रात को शाम को 6 बजे तक लैब में बैठता हूँ, पीएचडी का काम है। तो इतनी मेहनत करोगे तो इतना कुछ मिलेगा भी, तो मिलता भी है ना। हमारा काम बैठने का ही है, बैठ के लैब में बैठा रहता हूँ, यहाँ ही बैठा लगातार। तुम देखोगे तो 9 से 11
मतलब सुबह 9 से रात 11 तक लगातार बैठता हूँ मैं। कितने घंटे हो गए? 14 आवर्स। बीच में मान लो हाँ लंच के लिए उठ जाते हैं आधे घंटे, तो इतना तुम अगर बैठ गए घर पे 14 घंटे ना, तो जैम में तुम्हारा फर्स्ट रैंक आएगा, डेली बैठ गए तो। सर एवरेज कितना देर पढ़ना पड़ता है जेएम के लिए? ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, आप जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, इसका आंसर यही है। जितना आपके लिए सुटेबल है उतना काफी है, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि इतने घंटे पढ़ेंगे तो ये मार्क्स आएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कोई कम पढ़ के ज्यादा नंबर ला सकता है। अपना बेस दो, जो हो सकता है तुमसे करो। पता नहीं IAS में देखते हो ना तुम, कुछ लोग फुल टाइम तैयारी कर रहा है उनका नहीं होता है, कुछ लोग जॉब के साथ तैयारी कर रहे हो जाता है। तो घंटे का रूल वहां लागू नहीं है, तो डिपेंड करता है तुम कितना इंटरेस्टेड हो चीजों को लेके, तुम कितना एफर्ट दे रहे हो, तो एग्जाम को लेकर कितना सीरियस हो। करें सॉल्व? देखो सिर्फ एक लोगों ने आंसर बताया शायद, ओनली वन, बाकियों का सर निकल तो गया पर गलत आ रहा है। अच्छा, चारों में से कोई नहीं मिल रहा है, ऐसा कह रहे हो आप? यस सर। ओके, कोई बात नहीं, मैंने बताया था मिस्टेक्स आर पार्ट ऑफ लर्निंग, तो नो प्रॉब्लम। बस लगातार सीखते रहो, कोशिश करते रहो, बस यही है अपने हाथ में। ओके, तो सॉल्व करता हूँ। क्या बोला? EFGB any 3 event with this। ओके, तो ये नोट कर लिया हो तुम लोगों ने क्या क्या गिवन है ना? गिवन तो पता होना चाहिए ना, नोटबुक में लिख लो ये तो, जो जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है उसको नोट करो। सो दिस क्वेश्चन नंबर इज 19, ऑर्डर में कर रहे हैं हम लोग। ये सब 15 के बाद का, 2015 के बाद का क्वेश्चन, 15 से 21 के बीच का होगा। सो 19 है, EFGB 3 events such that probability of E 0.3 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ F गिवन E 0.2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ G गिवन E 0.1 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटरसेक्शन G होल गिवन, सॉरी F इंटरसेक्शन G होल गिवन E 0.05 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है E माइनस F यूनियन G, ठीक ना? बताओ जी, तो कैसे सॉल्व करें? E माइनस का फॉर्मूला लगा सकते हो, एक ऑप्शन ये है, नहीं तो सर ये ऐसे भी तो हो सकता है E माइनस एफ यूएन जी, E माइनस एफ इंटरसेक्शन E माइनस जी। ये कह रहे हो आप? नहीं सर, एक वो भी तो होता है ना, E माइनस एफ इसका फॉर्मूला होता। इंटरसेक्शन E माइनस जी। अच्छा, इसको तुम खोलना चाहते हो? इसका अच्छा, पी ए माइनस, एक मिनट, तुम जो कह रहे हो शायद ऐसा करना चाह रहे हो। देखो E माइनस एफ मतलब इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं, E इंटरसेक्शन F यूनियन G का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है? क्या यूज किया मैंने? A माइनस बी सेम एज A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, B कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट ऐसे लिख देता हूं ना,
बोल रहा हूँ दिस, ये सेम चीज, ये यूज कर लिया, इससे करना है। देखो अप्रोच अलग अलग हो सकता है, वो डिपेंड करता है तुम कैसे करो, रास्ते अलग अलग होंगे, मंजिल एक आंसर नहीं एक सर, आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हाँ क्या कह रहे हो? सर, मैं वो कह रहा था जैसे टी ई माइनस एफ, तुम ये बोलना चाह रहे हो? हाँ ई माइनस एफ इंटरसेक्शन हाँ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन टी ई माइनस जी। ये बोल रहे हो? अच्छा, तो ये फॉर्मूला डिपेंड करता है कि सबको याद है क्या उससे, है ना। वैसे इससे भी हो सकता है। होगा, इससे भी हो जाएगा। पहले देख लो तुम्हें क्या क्या जरूरत है, तो मैं अपने तरीके से करता हूँ, इससे भी कर सकते हो, तुम इससे करके देखो तुम्हारा आंसर आया इससे। इससे तो फिलहाल नहीं आया। करके देखो, करके देखो, क्योंकि डिपेंड करता है किसको ये इंटरसेक्शन फॉर्मूला। का मतलब होता है ना सर, इंटरसेक्शन का मतलब प्लस होता है ना? नहीं, इनटू, तो इंडिपेंडेंट में यूज होता है ना वो। नहीं सर, ये तो इंडिपेंडेंट नहीं है ना। हाँ तो वैसे नहीं है, लेकिन वैसे इंडिपेंडेंट नहीं है, लेकिन समहाउ रिलेटेड। इंटरसेक्शन कभी प्लस में कन्वर्ट नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, मतलब ये है। इंटरसेक्शन प्रोडक्ट में तो होगा जब यूनियन इंडिपेंडेंट। यूनियन होगा। यूनियन सम में कन्वर्ट होता है जब वो डिसजॉइंट होता है, कंडीशन के साथ है। हमेशा नहीं होता, हमेशा इंटरसेक्शन प्रोडक्ट नहीं होता। इंटरसेक्शन समहाउ रिलेटेड है प्रोडक्ट से, नहीं बोला होगा। और ये कहीं ना कहीं रिलेटेड है, लाइक प्रोडक्ट और रिलेटेड है किससे? एंड से। सो इन सम सेंस मैं बोला ऐसे रिलेटेड है, यूनियन इज समहाउ रिलेटेड टू प्लस एंड समहाउ रिलेटेड टू और, ऐसा है। तो लेकिन इंटरसेक्शन कभी भी प्लस में नहीं जाएगा, और यूनियन कभी भी इनटू में नहीं आएगा, कोई चांस नहीं है। हाँ इंटरसेक्शन इन केस ऑफ इंडिपेंडेंस प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, प्रोबेबिलिटी में। यूनियन इन केस ऑफ डिसजॉइंट प्लस में कन्वर्ट होता है ना। एंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, और तुम्हारा प्लस में कन्वर्ट होता है बिकॉज ऑफ केसेस, ये मैंने बताया। ओके अभी करते हैं, तो इसको मैं अपने तरीके से करता हूँ। तो पहले वो जो गिवन है उससे क्या इन्फॉर्मेशन निकलेगा, चला इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, रुको, फिर इस पे आते हैं वापस क्या फाइंड करना है। जो इन्फॉर्मेशन है उसको देखते हैं, उससे क्या मुझे मैं निकाल सकता हूँ। सो पीई यूज कर लेंगे। अब मैं इसको ओपन करता हूँ, इसको ओपन करने से क्या आएगा, इसको तुम अगर ओपन करोगे तो क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ हाँ, एफ इंटरसेक्शन E is equal to 0.2 times probability of E, यही ना। यहां से क्या आएगा? probability of E intersection G is equal to 0.1 times probability of E, और यहां से क्या इंफॉर्मेशन आएगा? probability of E intersection F intersection G is equal to 0.05 times probability of E। अच्छा, तो सबको हम probability of E में लिख सकते हैं। ओके अब हमसे पूछा गया probability of E पता, अच्छा एक मिनट, probability of E भी तो पता है ना हमें, तो क्यों नहीं पुट कर दिया हम? ये पता है ना 0.3, पुट कर लो। सो इसकी वैल्यू 0.3 है, तो ये 0.06 हो गई। इसकी वैल्यू 0.3 है, 0.03 हो गई। 0.05 ही था ना, चेक करते रहे नंबर, 0.05 हाँ इंटू 0.3 तो क्या हो जाएगा जी? 0.15 नहीं, 0.05 इंटू 0.3 हाँ 0.015 यस, क्योंकि 2 डेसिमल प्लेस यहाँ है, 1 डेसिमल प्लेस उसमें है 0.3 में, तो 3 डेसिमल प्लेस, डेसिमल का 3 डिजिट्स होंगे, तो 0.01 भैया। सो हमें पास ये क्वांटिटीज आ चुकी हैं, अब हमें इसको यूज करना है। ओके और इंडिपेंडेंस कहीं लिखा नहीं है कि बस 3 इवेंट है, कहीं नहीं बोला इंडिपेंडेंट है। ओके चलो अब मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी E माइनस F यूनियन G। उसका तुम करो तो मुझसे इजीली कर दो, है ना, वो अपना अपना वो है, वे है, हर तरीके से सेम आंसर आएगा। फिर से कह रहा हूँ, जरूर नहीं जो मैं कर रहा हूँ वही तरीका है, देयर मे बी ना मेनी मोर वेज। सो ई इंटरसेक्शन मैं इससे कर लेता हूँ, F यूनियन G है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया ना, ये मतलब हुआ माइनस का, तो इसका मतलब ये है कि
प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन G कॉम्प्लीमेंट. ओके, सो व्हाई कांट वी डू समथिंग लाइक दिस? उससे इजीली हो जाता. एक मिनट, अब क्या करें? हाउ टू प्रोसीड नाउ? तुम एक रूल यूज कर सकते थे. वो वाला फॉर्मूला लगाइए ना भैया, a माइनस बी वाला, कौन सा वाला? प्रोबेबिलिटी ऑफ a. उसे करें. उससे कंडीशन बनाया तो उससे ही करना पड़ेगा. चलो उससे नहीं, इसको भी आगे हम कर सकते हैं ब्रेक. मतलब तरीके कई सारे हैं, तो सोचना पड़ेगा तुम्हें किस तरीके से जाना है. चलो इससे करके देख लो. तुम ये कह रहे हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E माइनस E कहना चाह रहे हो, हाँ हाँ हाँ. है ना? प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B. अच्छा चलो इससे कर लेते हैं. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E हो गया माइनस, यहाँ पे क्या है अब? E इंटरसेक्शन F यूनियन G ना. चलो इसको ऐसा लिख लेते हैं, E इंटरसेक्शन F यूनियन E इंटरसेक्शन G. क्यों? क्योंकि यहाँ मुझे ये पता है, तो इससे थोड़ा हेल्प करेगा वो. ठीक है, हमने ब्रेक कर दिया है ना. A इंटू बी प्लस सी, A इंटू बी प्लस A इंटू सी, उस टाइप से यहाँ पे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. A इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू A इंटू बी प्लस A इंटू सी. ऐसा होता है ना ब्रैकेट में जब B प्लस सी है, सेम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. चलो इससे कर लेते हैं. तो PE माइनस, अब यहाँ लगा दो A यूनियन B का फॉर्मूला. अप्लाई करो इस पे, A यूनियन B. तो चार्ज पे लगाता हूँ, लैपटॉप चार्ज खत्म हो रहा है. हाँ जी, उठ कीजिए. तो यहाँ से हो गया, क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, ये A की जगह है, A यूनियन B का फॉर्मूला लगाओ. प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन G A प्लस B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B. तो इंटरसेक्शन करोगे तो सेम क्वांटिटी का आएगा. तो ये फाइनली सिंप्लीफाई होके मतलब E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन E इंटरसेक्शन G. सो E दो बार है तो एक बार ही लिखो, क्योंकि इंटरसेक्शन ही तो है, सिर्फ तीनों इंटरसेक्शन ही है, तो इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा. E इंटरसेक्शन E सेम एज E. सो ये हो गया. पुट कर लो, सबको पता है ना, अब तो सब कुछ पता है तुम लोग. पुट कर लो इसको. नाउ यू हैव एवरीथिंग. PE you have already, E intersection F की probability you have already, E intersection G you have already, and E intersection F intersection G you have already. ठीक है, ये भी तरीका easier था than this ना. So क्या यूज किया मैंने यहाँ पे? probability of A minus B और probability of A minus probability of A intersection B. हाँ कुछ बोल रहे थे, बताओ. सर एक चीज कैसी थी, जैसे ये है जब प्रोबेबिलिटी ऑफ E माइनस F यूनियन G, इसको हम अलग अलग नहीं लिख सकते? प्रोबेबिलिटी ऑफ E माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ F यूनियन G. probability of E minus probability of F यूनियन G. नहीं 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 नहीं, वो आपका कॉन्सेप्ट ढीला है, उसको थोड़ा टाइट कीजिए. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस B को हम नहीं लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B. ठीक है, ऐसा नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? इसके पीछे स्टोरी ये है कि आप देखना पड़ेगा आपको कि ये A है, ये B है. सो A माइनस B ये वाला पोर्शन है. रुको मैं सेट करता हूँ. A माइनस B तुम्हारा ये वाला पोर्शन है, ये वाला पार्ट. ठीक है, अब सो हमें इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए. अब तुम बताओ, यहाँ से मुझे चाहिए ये वाला पोर्शन है A माइनस B, इसको बोलते हैं A का वो पार्ट जो B में नहीं है. सो क्या होना चाहिए तुम ही बताओ भाई वरुण. वेन डायग्राम देख के बताओ क्या होना चाहिए. अच्छा इस एक और काम करता हूँ, रुको. तुम्हें ये पता है, इस पोर्शन के बारे में पता है जो मैं ग्रीन से अभी सेट कर रहा हूँ. ग्रीन वाला पोर्शन क्या है? A इंटरसेक्शन B. तो बताओ भाई A माइनस B की प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए वेन डायग्राम को देख के? ये पूरा प्रोबेबिलिटी ऑफ A है आपका, है ना. तुम्हें सिर्फ इस वाले पार्ट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन. हाँ वही वही. तो अब समझ आ गया आपको क्यों ऐसा यूज नहीं कर रहे हैं? यस सर. हाँ तो हमने ये यूज किया है, ये वाला. ओके. ठीक है, ऐसे पूछ लिया करो, तुम्हारी वजह से और लोगों का भी डाउट क्लियर हो गया होगा. ये चीज है. पुट करो वैल्यू पुट करो, फाइनल आंसर बताओ मुझे. सारी वैल्यूज पता है आपको टॉप पे. देखो यहाँ वैल्यूज है, कितना आया? 0.225. अच्छा, जिन्होंने बताए थे उन्होंने करेक्ट बताया था, मतलब ऐसा है. ओके, देखता हूँ क्या आंसर था.
हाँ ठीक है, जिन्होंने बताया था उनका सही आंसर था। किसी को पूछना है इसमें डाउट और इस क्वेश्चन में? अभी आप लोग आइडिया लग रहा हो कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अभी बहुत सारे ऐसे 56 क्वेश्चन इस पीडीएफ में है। हमने तो अभी मुश्किल से 5-6-7 क्वेश्चन किए होंगे शायद। ऐसे ही 50 क्वेश्चन और है जो तुम्हें करने हैं, अगले क्लास तक खत्म कर लेना है ये। फिर सॉल्यूशन ही मुझे भेजना व्हाट्सएप पे, ताकि मैं देख सकूं कौन कितना कर रहा है। सर गलत के भी जी सर, गलत के भी सॉल्यूशन भेजने हैं? हाँ हाँ, अरे एक साथ करो, जो हो रहा है नहीं हो रहा है कोई दिक्कत नहीं। तुम जैसे एक नोटबुक ले लो, प्रीवियस ईयर तुम करो, पहला दूसरा तीसरा। नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, तुम जो भी तुमने किया वो भेजना। जरूरी नहीं फेयर बना के भेजना, ऐसा नहीं करना फेयर करके एकदम उतना टाइम वेस्ट क्यों करोगे। तुमने जो किए हैं वो भेजना। तुमने रफ में किया है, लाइक होता है कुछ बच्चे ऐसे ही करते, मेरे जैसे देखो हम कैसे करते हैं। यहाँ थोड़ा बहुत ऐसे करके भी लिख रहा हूँ ताकि समझ आए ना। मेरी नोटबुक देखो तो समझ नहीं आता ना। जैसे कोई मुझसे क्लास नोट से मांगता है ना, फिर उसको लगता है कि किताब ही पढ़ ले, वही बेटर है पूरा। ओके आगे बढ़ो। का ये सेम क्वेश्चन तो नहीं आ गया 20वां? ये वही है जो पहले आया था? हाँ, वो गलती से 2 बार स्क्रीनशॉट ले लिया ना। सेम है सेम। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, वो होता है। करो इसको ट्राई, ये क्वेश्चन। तो स्क्रीन पे आपको 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं। करो, एटलीस्ट ये 3 तो हो ही जाने चाहिए अभी। बाकी आपका होमवर्क रहेगा, तो ये भी करना दोबारा, ठीक है? अभी घर पे जब सॉल्व करो तो ये खुद से करना, बिना सॉल्यूशन देके खुद से कर लोगे तुम लोग। सो सॉल्व ऑल दीज 3 क्वेश्चंस। ये अभी क्लास इसके बाद ही खत्म होगी। हमारे पास 15 मिनट्स है ऑलमोस्ट। यू हैव टू सॉल्व ऑल 3 क्वेश्चंस। सर अगर बायस कॉइन है तो उसका सैंपल स्पेस चेंज होगा क्या? नहीं नहीं, सैंपल स्पेस सेम रहेगा, प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी हर आउटकम की। तो 1/4 आएगा क्या? पता नहीं, मुझे आंसर तो पता नहीं है। हाँ सर 1/4 और ओके चलो 1/4 ट्राई करो। ऑल 3 पहले ट्राई कर लो, फिर मैं करता हूँ। तुम्हारे पास 5 मिनट और है, तो अभी मेरे घड़ी में 10:49 हो रहे हैं, तो 5 मिनट है। तीनों क्वेश्चन 47 का आंसर 0.3003। 0.3003। ओके 48 का 1/3। 1/3। ओके बाकी लोग जल्दी ट्राई करके देख लो, पूरा नहीं हो रहा आपसे। थर्ड वाला और सबसे आसान मुझे लग रहा है। नॉन ऑफ द ऑल 3 एफर्ट्स, मतलब है ना। तो कैसे भी कर लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A2 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A3 कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन A3 है ना। और बाकी के लिए इन्फॉर्मेशन पूरा गिवन है, तुम्हें वो इंक्लूजन एक्सक्लूजन लगाना है, मतलब एडिशन फॉर्मूला जो होता है।
देखो मैं लास्ट से स्टार्ट करता हूँ, 48 करता हूँ मैं, तो अभी टाइम खत्म हो जाएगा वरना। क्या वेट करूँ, क्या कहते हो, तो सॉल्व करूँ? हाँ ना बोलो भाई, सब सो गए क्या? क्लास टाइम सुबह रखें फिर रात का, ठीक है? तुम्हें रात का ठीक है। तुम अपनी जिम्मेदारी लो। जैसे कोई बच्चा है ना, वो सोचता है कि वो बोलेगा वो बोलेगा, तुम अपनी जिम्मेदारी लो। तुम बताओ तुम्हारे क्या लगता है ना? तुम्हें जो आंसर आया बताओ, तुमसे हुआ नहीं हुआ वो बताओ, है ना? ऐसे तो अपनी जिम्मेदारी सब कुछ लो अपनी। ये मत सोचो कोई और बताएगा, दूसरे का जिम्मेदारी मत लो तुम। तो कुछ पूछ रहा हूँ तो तुम अपना बताओ कि ये हुआ नहीं हुआ, आंसर आया नहीं आया, गलत सही, करूँ या आगे बढ़ूँ, ऐसे करो ना। तो दूसरों की जिम्मेदारी मत लो कौन क्या कह रहा है। देखो, तो लास्ट से स्टार्ट करता हूँ, पहले 48 वाला करता हूँ। इसमें ये है तुम्हारे पास कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आईज 1/3 है फॉर ऑल आई बराबर 1 2 3। इसका मतलब ये हुआ कि A1 की प्रोबेबिलिटी, A2 की प्रोबेबिलिटी, A3 की प्रोबेबिलिटी, तीनों की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। और फिर AI इंटरसेक्शन AJ, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/6 फॉर ऑल आई डिफरेंट फ्रॉम J एंड दे लाई बिटवीन 1 and 3। ठीक है, डिफरेंट है लेकिन IJ की वैल्यू 1 2 3 हो सकती है, बट डिफरेंट रहेगी। मतलब ये हो गया कि A1 इंटरसेक्शन A2 इज इक्वल, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6, A2 इंटरसेक्शन A3 की 1/6, A3 इंटरसेक्शन A1 की 1/6, ये मतलब है। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3, ये दे रखा है 1/6, ये भी। तो पूछ रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है नन ऑफ द इवेंट अकर्स। तो प्रोबेबिलिटी बोल रहा है कि नन ऑफ A1 A2 A3 occurs। सो नन का मतलब अगर मैं इवेंट फॉर्म में लिखूं, सो A1 अकर नहीं होगा, एंड A2 अकर नहीं होगा, एंड A3 अकर नहीं होगा, कोई अकर नहीं होना है। सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, इसको तुम लिख सकते हो, पूरा डिटेल में लिख देते ना, तो इसको तुम लिख सकते हो 1 माइनस, अरे 1 माइनस बाद में ना, पहले तो हम डी मॉर्गन्स फॉर्मूला, A1 यूनियन A2 यूनियन A3 का होल कॉम्प्लीमेंट, एंड दिस इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी A1 यूनियन A2 यूनियन A3। ठीक है, अब भैया बताओ, इसका फॉर्मूला आता है ना, इंक्लूजन एक्सक्लूजन फॉर्मूला, एडिशन फॉर्मूला, जो तुम जानते हो, लगाओ इसको, हो गया काम, सब कुछ सही रखा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 माइनस A1 इंटरसेक्शन A2 माइनस A2 इंटरसेक्शन A3 माइनस A3 इंटरसेक्शन A1। ठीक है, अगला प्लस A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3, और सारा इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में है ऑलरेडी। लो पुट करो इसको, बताओ क्या आंसर आएगा। ठीक है जी, सारे इंफॉर्मेशन यहाँ अवेलेबल है, जस्ट यू पुट इट एंड टेल द फाइनल आंसर। जैसे बताया उसने, वही आएगा क्या, 1/3 आएगा क्या? इतना टाइम लगेगा तुम लोगों को? 1 माइनस ए की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, 3 टाइम, और फिर 1/6 थी, वो भी 3 टाइम, एंड प्लस में 1/6, तो फाइनल कितना हो गया? सो ये फाइनल आया -3/6 प्लस 1/6, तो -2/6। सो आंसर आ गया 2/6, मतलब 1/3। हाँ जी, फाइन, किसी को डाउट इसमें? नो डाउट। अगला क्वेश्चन करें। सो
हाँ सही 48 49 सॉरी 49 47 45 47 क्या है 47 में? इसने बता रखा है कि EFGB 3 events such that probability of E intersection F intersection G ये है 0.1, probability of G intersection F is 0.3 and probability of E given F intersection G, this is probability of E given F. Okay. तो पहले जरा इसकी इम्प्लीकेशन फाइंड करते हैं, बाद में पूछा गया ना, पहले इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से ये E इंटरसेक्शन ये तीनों 0.1 है, F गिवन E है, सॉरी G गिवन F ना, सो G गिवन F है। इसका मतलब ये हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ है ना, अगर जरूरत पड़ी तो ठीक है, एक मिनट इसको देखते हैं, पहले इसको ओपन कर लो। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E मतलब इसको सिंप्लीफाई जरा करके देखता हूँ क्या इससे मिलता है मुझे। E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटरसेक्शन G बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। ओके, और मुझे न्यूमरेटर पता है इसका ना, और यहाँ से F इंटरसेक्शन G पता है। देखो ये तीन इंफॉर्मेशन दिया था मुझे, ये और ये पता है, तो मैं से मैं नहीं निकाल रहा हूँ, फिर आएंगे उस क्वेश्चन पे। तो यहाँ से G इंटरसेक्शन F निकल जाएगा तुम्हारा 0.3 टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ F। तो पुट कर लो इसको यहाँ पर, इसमें पुट करना ना, तो ये तुम्हारा था न्यूमरेटर है 0.1, डिनोमिनेटर वहां पे इसको यूज कर लो, सो 0.3 टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ F। यहाँ है प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, ये नहीं पता ना, बट PF एज इट इज, सो ये हुआ PF कट गया, तो यहाँ से मुझे मिल गया प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F 0.1 अपॉन 0.3 मतलब 1/3। सो मुझे ये क्वांटिटी आ गई इन सबको यूज करके। पूछा गया था 47 में प्रोबेबिलिटी ऑफ G given E हाँ intersection है। E इंटरसेक्शन F, राइट। तो इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, G इंटरसेक्शन E इंटरसेक्शन F, मतलब ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ G इंटरसेक्शन E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F। मुझे समझ में कैसे पता ये सब करना है, तुम करके देखो तब पता चलेगा ऐसे करना है ना, जब तक तुम रास्ते में चलोगे नहीं। तुम्हें अगर घर से मुंबई जाना है तो घर से मुंबई थोड़ी दिख रहा है तुमको, ये मरीन ड्राइव है और ये गेटवे ऑफ मुंबई है। जब तुम जाओगे तब तो रास्ता दिखता रहेगा, धीरे धीरे आगे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे आगे रास्ता दिखता रहेगा। तुम स्टार्ट सॉल्व करना करोगे तुम्हें खुद ही रास्ता दिखेगा, ओके इधर नहीं इधर जाना है, इधर नहीं इधर जाना, पता चल जाएगा ना। वैसे करके जब तक शुरू नहीं करोगे सॉल्व करना, कुछ भी शुरू में तो ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हैं ना कि क्या कर सकते हैं, जो कर सकते हैं करेंगे, तो खुद पहुंच जाओगे, फिर जब कर लोगे तो फिर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बट ऐसे जो क्वेश्चन देखे और एकदम लगेगा तुम्हें हो गया, ऐसा नहीं होगा। ऐसा मुझे भी नहीं लगता, फर्स्ट टाइम पढ़ता मुझे लगता होगा नहीं होगा, तो ट्राई करते हैं। और रट्टा तो है नहीं क्वेश्चन मुझे, यार रट्टा मारते क्या ही, कितने क्वेश्चन रट्टा मारोगे तुम, अगर मान लो रट्टा कोई मार भी लिया, कितने क्वेश्चन रट्टा मारोगे। जैम में ही टोटल लगा लगभग मैंने बताया होगा 60 × 6 15 16 17 18 19 20 21 22 7 एग्जाम, तो ये 7 ना 450 क्वेश्चन तो जैम के सिर्फ 15 के बाद हो गए, और उसके पहले लगा लो 30 गुने है ना, अराउंड 45 450, मतलब 1200-1300 क्वेश्चन तो जैम के ही टोटल हैं। कितना रट्टा मारेंगे, अगर मैं ऐसे बता रहा हूँ मैं रट्टा मारने की बात हो, इसलिए कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। तो जैम के ही क्वेश्चन टोटल मिला के 1200-1300 क्वेश्चन जैम के ही अवेलेबल है मार्केट में। सिर्फ प्रीवियस ईयर करोगे तो इतने क्वेश्चन हो जाएंगे, सारे कर लिए तो पूरा टॉपिक मिला के। ओके सो फाइनली व्हाट वी वांट, सो इसका पता था मुझे 0.1 और इसका पता है 1/3, सो फाइनली 0.3। क्या बताया तुम लोगों ने, ये बताया था क्या? हाँ देखो भाई, अभी भी किसी को डाउट है बताओ इस क्वेश्चन में। दिस वाज 47। अब बताओ टाइम शायद हो गया, अब मैं ये 5th वाला करूं या छोड़ूं, बताओ तुम।
सर कर दीजिए सर। ओके तो है टू बायस्ड कॉइन्स C1 एंड C2 हैव प्रोबेबिलिटीज ऑफ गेटिंग हेड्स। सो पहला कॉइन में हेड आने का चांस 2/3 है, तो पहले कॉइन में टेल आने का चांस कितना? 1/3। 1/3। हाँ, सेकेंड कॉइन में हेड आने का चांस 3/4, तो सेकेंड कॉइन में टेल आने का चांस 1/4। फाइन। सो कह रहा है कि इफ बोथ कॉइन्स आर टॉस्ड इंडिपेंडेंटली 2 times each, then probability of getting exactly 2 heads out of these 4 tosses. Exactly 2 heads, ना? Probability of getting exactly 2 heads out of these 4 tosses. देखो जी, तुम ऐसा मान लो कि 4 कॉइन को टॉस कर रहे हैं, ठीक है जी, 4 है ना, तो सो ठीक है, चलो पहले मैं सैंपल स्पेस लिखता हूँ। ऐसे 4 कॉइन को टॉस करते हो, सैंपल स्पेस क्या आता है? कितने आएंगे सैंपल स्पेस में? 16। हाँ, 2 × 2 × 2 है ना, पहले कॉइन पे 2 × 2 × 2 के बाद 4। ओके सो सैंपल स्पेस तुम लिख लोगे ना, H H H H, मैं 4 कॉइन के साथ लिख रहा हूँ ऐसा ना, फिर H H H T H H T H, फिर H H T T, 4 ये ना हो गए, 4 हो गए। ऐसे लिखते जाएंगे तो 16 आएंगे। मैं से लास्ट लाइन लिखता हूँ जो मैं लिखूंगा, T T H H P T H T T T T H T, एक मिनट क्या क्या लिख दिया मैं, T T क्या लिख रहा था, T T T H T T T T H T T T T, बाकी बीच के तुम फिल कर लेना, बाकी है ना, मैंने 8 लिखे हैं, आप बीच में 8 है। ओके तुम्हें पता है क्या होंगे। अब बेटर है कि तो पहले 2 कॉइन C1 है, 2 कॉइन C2 है, तो मैं ऐसे करता हूँ 1 2 लेबलिंग कर देता हूँ, 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2। समझ आ रही है क्या कर रहा हूँ मैं? फर्क नहीं पड़ता, तो मैं इसे याद भी रख सकते हो, ठीक है। ये कोई बताओ मुझे 1 1 2 2 का क्या मतलब हुआ? फर्स्ट कॉइन 1 कॉइन 1 है और सेकंड कॉइन, हाँ मैं यहाँ 1 लगाया मतलब फर्स्ट कॉइन की बात हो रही है वहां पे, पहला 2 कॉइन मैंने फर्स्ट फिक्स कर दिया, दूसरा 2 कॉइन सेकंड कॉइन है, तो उसके हिसाब से हम प्रोबेबिलिटी बताएंगे। ऐसे नहीं लगाओ तो भी तुम ऐसे याद रख सकते हो। अब इवेंट पे आ जाता हूं मैं, तुम वो इवेंट्स लिखो जिसमें 2 हेड आए हुए हैं। ऐसे इवेंट्स बताओ जिसमें 2 हेड आए हुए हैं, काउंट करो कितने हैं, कौन कौन है, कितने से फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ कौन कौन है ये फर्क पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा। फिर HHTT, पहचानो इसमें से, एग्जैक्टली 2 बोला था ना, HHTT एग्जैक्टली 2 हेड है ना, एग्जैक्टली 2 हेड वाले ढूंढो। तो देखो एग्जैक्टली 2 हेड वाले HH TT TT, हाँ TT HH TT HH TH TH HT TH, हाँ HT HT, हाँ THHT, और कुछ होगा जी, किसी को लगता है और कुछ होगा इसके अलावा? दो हेड आने 2 टेल आने, मतलब ये हो गया। अब यहाँ ऐसा हो गया कि मैं फिर से 1 1 2 2 कर देता हूँ, पहला 2 कॉइन 1 है, दूसरा 2 कॉइन 2 है, ये मतलब है मैं फिक्स कर रखा है, पहला कॉइन हमारा 1 है और दूसरा कॉइन 2 है, उसे पुट करने में आसानी हुई, इसलिए अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चलो पहले इस आउटकम की प्रोबेबिलिटी, तो पहले कॉइन पे हेड का चांस क्या था? 2/3 क्वेश्चन देखना पड़ेगा मुझे ना। सो 2/3 2/3, दूसरे कॉइन पे टेल 1/4 1/4 1/4 हो गया। ऐसे अब इस पे आ जाओ, पहले कॉइन पे टेल, 1/3 1/3 दूसरे पे हेड, 3/4 3/4 कर दोगे ऐसे सबके लिए? लास्ट वाले लिखता हूँ सीधा, पहले पे टेल 1/3, पहले पे हेड 2/3, दूसरे पे हेड 3/4, दूसरे पे टेल 1/4। ऐड कर लो सबको।
अभी करके देख लो, मैं जो बीच में छोड़े उसको फिल कर ही लेते हैं। कितने था, 1 2 3 4 5 6 ही तो है, मैंने कितने लिख दिए, 3 तो लिख ही दिए, 3 ही तो बचे हैं, लिख देते हैं उसको भी। देखो सो 2 के लिख दिया, तीसरा ये था पहले पे टेल 1/3, पहले पे हेड 2/3, दूसरे पे टेल 1/4, दूसरे पे हेड 3/4। करो भाई कैलकुलेशन करो, ये पहले पे हेड 2/3, पहले पे टेल 1/3, दूसरे पे टेल 1/4, दूसरे पे हेड 3/4, इस तरीके से। एंड अब ये बच गया इधर लास्ट, तो पहले पे हेड 2/3, पहले पे टेल 1/3, दूसरे पे हेड 3/4, दूसरे पे टेल 1 2 इसलिए फिक्स कर दिया कि कंफ्यूजन ना हो मुझे। करो कैलकुलेशन करो, बताओ फाइनल आंसर। तो आप लोगों से सबने निवेदन है कि आप लोग ये फिनिश करके आइएगा, ठीक है। जो अंग्रेज लोग उनके लिए बता दूं, मैंने बोला हिंदी में, विथ ड्यू रेस्पेक्ट यू आर रिक्वेस्टेड टू सॉल्व दिस पीडीएफ, ओके। तो ताकि आपका भविष्य है ना सुनिश्चित हो सके, हमारा तो हो ही रहा है। क्या आया आंसर, कितना टाइम लगेगा, 4 9 4 13 और 13 है ना, 19 + 6 25 + 6 31 + 6 37 अपॉन 144. 4 जगह 16 48 16 144, हाँ क्या है। ठीक है ना, तो हम भी हिंदी मीडियम में पढ़े हुए लोग हैं, इसलिए सॉरी कौन सा लगा दिया, ये वाला ना। 1/4 किसका आ रहा था भाई, सो आंसर इज दिस, ओके। सो आप बाकी क्वेश्चंस कीजिएगा, हमने पता नहीं 4 5 6 7 जितने भी क्वेश्चन अभी किए होंगे, 10 क्वेश्चन जो भी वो है, बाकी ग्रुप में पीडीएफ है आंसर वाले, आंसर के साथ यही वाला पीडीएफ है, आंसर लिखा हुआ है उसमें। आप जितना हो सकता है ट्राई कीजिए, डाउट बचेगा एक क्लास और देंगे आपको हम, फिर साथ में टाइम मिले इसके बाद तो वीके रोहित की और प्रसन्ना साहू कर लीजिए, एक बुक कर लो वो भी एनफ है अभी के लिए, है ना, क्योंकि टाइम हो सकता तुम लोग पास कम हो, कुछ लोग बीएससी भी कर रहे हैं, सो टाइम तुम लोगों के पास कम होगा। सो क्या है कि टाइम तुम लोगों के पास कम होगा, सो लाइक इसीलिए। नेक्स्ट लेक्चर भी होगा ना डाउट क्लास? जी जी जी, नेक्स्ट क्लास भी डाउट क्लास ही होगा। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और फिर से कह रहा हूँ क्वेश्चन जरूर कर लेना सॉल्व, ये एटलीस्ट प्रीवियस ईयर, उसके बाद कोई एक बुक का एग्जाम्पल एक्सरसाइज करके आ जाना, फिर अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसके बाद। चलो ठीक है, गुड नाइट।